नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। यू देश में कई संप्रदाय और कबीले वर्चस्व के लिए आपस में लड़ रहे थे। सत्ता हासिल करना आसान नहीं था क्योंकि प्रतिस्पर्धा बेहद तीव्र थी। शाही वंश पूरे शिवयू देश का सबसे शक्तिशाली वंश था। वे इतने ताकतवर थे कि किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी सत्ता को चुनौती दे। शाही वंश की सत्ता पर सवाल उठाने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। शाही कुल के अलावा शाही शहर में कुछ अन्य अत्यंत शक्तिशाली कुल भी थे। इनमें शाही शहर का यू कुल और वान शॉ मेन कुल शामिल थे। शाही नगरी के बाहर भी अत्यंत शक्तिशाली संप्रदाय थे जिनका काफी दबदबा था। युन हाई संप्रदाय और हाओ यू संप्रदाय दोनों ही शाही नगरी की सीमाओं से बाहर स्थित शक्तिशाली संप्रदाय थे। इनके अलावा लुओशिया संप्रदाय और हिम पर्वतीय गांव भी थे। जू यू देश में 8 उच्च अधिकारी हैं जो देश के सबसे शक्तिशाली और प्रतिभाशाली युवा साधकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 8 अधिकारियों में से प्रत्येक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और साधना के उच्च स्तर तक पहुंच चुका है। देश का भविष्य इन्हीं 8 युवा साधकों के हाथों में था। युन हाई संप्रदाय एक महान शक्ति थी, लेकिन उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इन 8 उच्च अधिकारियों में से किसी एक पद के लिए योग्य हो। भले ही कोई उच्च अधिकारी अत्यंत शक्तिशाली और उच्च पदस्थ था, फिर भी वह किसी संप्रदाय की नींव को हिलाने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि 10 या 20 वर्षों में स्थिति बदल सकती है। नींव भले ही मजबूत हो, लेकिन समय के साथ वह हिल सकती है। नानगोन लिंग देश की राजनीति की कार्यप्रणाली को भली भांति समझती थी। भले ही संप्रदाय की शक्ति में गिरावट के कोई संकेत न दिखें, फिर भी उसके भविष्य का क्या होगा? यदि मुखिया का पद संभालने के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी न हो तो क्या होगा? यदि संप्रदाय के सदस्यों की समग्र शक्ति कम हो जाए तो क्या होगा? यदि ये घटनाएं लंबे समय तक घटती रही तो संप्रदाय का अंत निश्चित था। इसके प्रभाव अल्पकालिक रूप से तो नहीं दिखेंगे, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह स्पष्ट था कि संप्रदाय का अस्तित्व मिट जाएगा। यही हाल इस समय युन हाई संप्रदाय का था। युन हाई संप्रदाय के युवा शिष्यों की शक्ति का स्तर स्पष्ट रूप से गिर रहा था। वर्षों से वे कम ही प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित कर रहे थे। ऐसे हालात में नानगोन लिंग चिंतित क्यों न होता? ये बात उसे हर पल परेशान करती थी। लिन फेंग और हान मान को अपने सामने इतनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते देख उन्हें एक बार फिर उम्मीद जगी। उन्हें महसूस हुआ कि युन हाई संप्रदाय का भाग्य बदल रहा है और संभवतः उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। लिन फेंग के पास असाधारण युद्ध शक्ति थी और उसकी प्रतिभा सचमुच अतुलनीय थी। वह एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। अभ्यास में अधिक समय और समर्पण के साथ वह 8 उच्च अधिकारियों में से एक बन सकता था। इससे युन हाई संप्रदाय के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण होगा और उसके नेतृत्व में संप्रदाय एक बार फिर शक्ति में वृद्धि करेगा। शांति के इन दौरों में युन हाई संप्रदाय समृद्धि के दौर से गुजर रहा था, लेकिन यदि कोई संघर्ष छिड़ जाता तो वे बेहद खतरनाक स्थिति में आ जाते। संप्रदाय वर्तमान में पतन की ओर था और उसकी शक्ति पिछली पीढ़ियों की तुलना में फीकी पड़ गई थी। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों युन हाई संप्रदाय में सर्वोच्च पद तक पहुंचेंगे, नानगोन लिंग ने हान मान को युद्ध के मैदान में देखते हुए सोचा। शाही शहर में जू युए के पवित्र प्रांगण का निर्माण पहले ही शुरू हो चुका था और अब उसके पास इन प्रतिभाशाली शिष्यों को निखारने का अवसर था। क्या यह एक शुभ संकेत नहीं था? धमाका! हान मान ने एक और कदम बढ़ाया। जीवन और मृत्यु के अखाड़े में पीली रेत की लहरें वांग हान को चारों ओर से घेर रही थी और उसे ढक रही थी। वह इतने भारी दबाव में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था। जो ऊर्जा निकल रही थी वह इतनी शक्तिशाली थी कि वांग हान को ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहीं जिंदा दफना दिया जा रहा हो। तुम जीत गए। विशिष्ट शिष्यों में शामिल होने पर तुम्हें बधाई, वांग हान ने कहा। वांग हान अचानक चैन की सांस ले पाया। उसका शरीर हल्का महसूस हुआ और उस पर पड़ा दबाव पूरी तरह गायब हो गया। उसकी आंखें आधी बंद थीं और आवाज में अपनी कमजोरी का दुख झलक रहा था। वह हार गया था, उसे अपमानित होना पड़ा था, लेकिन हान मान के साथ हुई लड़ाई से उसे बहुमूल्य सीख भी मिली थी। हाँ भाई, इतना निराश मत हो। मैंने बस अपनी शक्तिशाली आत्मा का फायदा उठाया, हान मान ने कहा, जबकि उसके शरीर के चारों ओर की ऊर्जा धीरे धीरे गायब हो रही थी। हान मान देखने और बोलने में ईमानदार लग रहा था। ऐसे सीधे साधे इंसान से दुश्मनी निकालना बहुत मुश्किल था। वो पल भर में किसी से भी दोस्ती कर लेता था। धन्यवाद, वांग हान ने हान मान को सिर हिलाते हुए कहा। वह मुड़ा और लड़ाई के मंच से चला गया। अंतिम परिणाम उसकी हार थी। ये किसी भी कुलीन शिष्य के लिए अपमानजनक था और वह अब और सुर्खियों में नहीं रहना चाहता था। हान मान झटपट लिन फेंग के पास वापस भागा और खुद पर बेहद खुश होते हुए बोला, कैसा रहा? मैंने सबका सम्मान हासिल कर लिया है ना? बुरा नहीं है, लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। हान मान को उन शक्तियों की अच्छी समझ थी जिन्हें वह अपनी आत्मा की सहायता से नियंत्रित कर सकता था। समान स्तर के किसी व्यक्ति के मुकाबले हान मान शक्ति और समझ में स्पष्ट रूप से बहुत आगे था। उसके स्तर का ऐसा साधक मिलना बहुत मुश्किल था जो उससे बराबरी का मुकाबला कर सके। केवल असाधारण प्रतिभा वाले ही उसे हराने का मौका पा सकते थे। लिन फेंग और अन्य लोग तूफानी घाटी में ही रुके रहे और अन्य लड़ाइयों को देखते रहे। किसी भी साधक के लिए लड़ाई देखने से ज्ञान प्राप्त करने का अवसर हमेशा रहता है। एक साथ इतनी सारी लड़ाइयों को देखने का ऐसा सुनहरा मौका हमेशा नहीं मिलता। मैं आज तूफू को चुनौती देना चाहता हूँ। वह बेहद शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद है कि अपनी शक्ति से मैं उसे हरा सकूंगा और शिष्यों की श्रेणी में शामिल हो जाऊंगा। पहले दौर के अंत में हान मान विस्मय से भर उठा और वह अकेला नहीं था। कई शिष्य भी उन लड़ाइयों को देखकर चकित रह गए जिन्हें देखने का उन्हें अवसर मिला था।
तू फू की लड़ाई तो अद्भुत थी। तू फू अत्यंत शक्तिशाली था, उसने केवल एक ही मुक्का मारा जिससे आकाश भी कांप उठा और लड़ाई समाप्त हो गई। लिन फैंग, क्या आपके मुख्य शिष्यों में से कोई ऐसा है जिसे आप हराना चाहेंगे? हान मान ने पूछा। मैं, लिन फैंग ने हैरानी से पूछा। फिर मुस्कुराते हुए उसने सिर हिलाया और कहा, मैंने अभी इतना आगे का नहीं सोचा है। लिन फैंग ने वास्तव में इतनी दूर की नहीं सोची थी। युन हाई संप्रदाय के अधिकांश साधारण शिष्य केवल ची स्तर पर ही थे। यदि वे कुलीन शिष्य बनना चाहते थे तो उन्हें कम से कम लिंगची स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। लिंगची की पहली परत कुलीन शिष्यों के लिए न्यूनतम आवश्यकता थी। तीसरी परत तक पहुंचने वाले कुलीन शिष्य असाधारण रूप से शक्तिशाली होते थे। चौथी परत तक पहुंचने वाले शिष्य मुख्य शिष्यों में शामिल होने के योग्य होते थे। हालांकि लिंगची की चौथी परत के मुख्य शिष्यों को अन्य मुख्य शिष्यों की तुलना में कमजोर माना जाता था। मुख्य शिष्यों में शामिल होने वालों को भी मौजूदा मुख्य शिष्यों में से किसी एक को हराने की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। लेकिन ये मुख्य शिष्य कौन थे? वे संप्रदाय की नींव थे और उनमें से सबसे कमजोर को भी हराना आसान काम नहीं था। हर साल कई शिष्य कुलीन शिष्य परीक्षा में आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। एक शिष्य को हर साल केवल एक ही मौका मिलता था। यह परीक्षा ही उनके लिए शिष्यों के नए पद पर पहुंचने का एकमात्र अवसर था। लिंगची की पहली और चौथी परत के बीच कई कुलीन शिष्य थे। केवल असाधारण प्रतिभा या युद्ध शक्ति वाले ही मुख्य शिष्यों में शामिल हो सकते थे। लिन फैंग को अपने द्वारा झेली गई तमाम पीड़ाओं के कारण 3 आत्माएं प्राप्त हो गई थीं। वह कुलीन शिष्यों और सामान्य शिष्यों के बीच अंतर के बारे में सोच रहा था। यदि वह सामान्य शिष्यों में शामिल भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता? मोशी अभी भी एक वरिष्ठ शिष्य था और उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ था। विशिष्ट शिष्य परीक्षा का पहला चरण समाप्त हो गया और उपस्थित लोगों के बीच कई जीवंत चर्चाएं चल रही थीं। 3 दिन बाद होने वाली दूसरी परीक्षा के लिए कई शिष्यों का उत्साह नियंत्रित करना कठिन था। सभी विशिष्ट शिष्य और प्रमुख शिष्य आगामी युद्धों में अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे संप्रदाय में उनका स्थान निर्धारित होगा। शिष्यों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करना किसी भी शिष्य के लिए सम्मान की बात थी। लिन फैंग अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। वह तुरंत कुलीन शिष्यों के अभ्यास क्षेत्र की ओर चल पड़ा। अब वह एक कुलीन शिष्य बन चुका था। उसे अपने नए शिष्य वस्त्र और कुलीन शिष्यों में प्रवेश का प्रमाण पत्र प्राप्त करना था। ये दोनों ही संप्रदाय में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के प्रतीक थे। लिन फैंग। उसी क्षण लिन फैंग को पीछे से एक आवाज सुनाई दी जिससे वह रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की उसकी ओर दौड़ती हुई आ रही थी। क्या हुआ? लिन फैंग ने अपनी ओर आती हुई लियूफी से पूछा। उसे देखकर वह थोड़ा हैरान था। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हान मान और अन्य लोगों को देखकर लियूफी शर्मिंदा लग रही थी। निजी तौर पर बात करें। लिन फैंग सचमुच हैरान था। आखिर लियूफी को उससे क्या बात कहनी थी जिसके लिए अकेले में बात करना जरूरी था? हालांकि मोशी से लियूफी की रक्षा करने की कोशिश के बाद से लिन फैंग की उसके प्रति राय पूरी तरह बदल गई थी, लेकिन उसकी राय में इतना बदलाव नहीं आया था। क्या वे इतने करीब थे कि अकेले में बात कर सके? हाँ, बिल्कुल कोई समस्या नहीं होगी। लिन फैंग, हमें अभी एक जरूरी काम निपटाना है। हम पहले चलते हैं और तुम बाद में हमारे साथ आ जाना। लिन फैंग ने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि हान मान ने उसकी ओर से जवाब दे दिया। उसने जल्दी से पो जून और जिंग यून को उस जोड़े से दूर खींच लिया। लिन फैंग अवाक रह गया। हान मान इतना चालाक कब से हो गया? क्या उनका कोई जरूरी काम था? उनका मतलब क्या था? क्या वे विशिष्ट शिष्य का प्रमाण पत्र और नए वस्त्र प्राप्त करने जा रहे थे? लियूफी पहले से ही लिन फैंग के बगल में खड़ी थी और बहुत शर्मिंदा हो गई थी। उसने जल्दी से कहा, चलिए किसी एकांत जगह पर चलते हैं जहां हम बात कर सकें। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया। वह वास्तव में ये जानने के लिए उत्सुक था कि लियूफी उसे क्या बता सकती है। लिन फैंग, क्या तुम्हें याद है कि हम पहली बार कब मिले थे? मुझे याद है। उस दिन तुमने बेवजह मुझे लगभग मार ही डाला था, लिन फैंग ने कहा। उस लड़की की ताकत अविश्वसनीय थी और उसके भीतर कुछ छिपा हुआ रहस्य था। हालांकि वह बहुत उतावली और क्रूर थी। अगर तुमने मुझे ताक झांक करने और घिनौनी हरकतें करने की कोशिश न की होती तो क्या मैं तुम्हें मारने की कोशिश करती? लियूफी ने अचानक खराब मूड में आकर कहा। मैंने कभी तुम्हें छुपकर नहीं देखा और न ही मेरे मन में कोई गंदी मंशा थी, लिन फैंग ने जवाब दिया, जो लियूफी पर और भी गुस्सा हो रहा था। उस दिन जब वह पहाड़ों में गया था वह महज एक संयोग था। वह कैसे कह सकती है कि लिन फैंग एक गंदा आदमी है? तुम। लियूफी ने देखा कि लिन फैंग ये बात मानने वाला नहीं था। वह कमीना सचमुच बहुत दुष्ट था। लिन फैंग को वास्तव में लगता था कि लियूफी बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे यह भी पता नहीं था कि वह वहां मौजूद है। वैसे तो वह संप्रदाय की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि बहुत से लोग उसे छुपकर देखना चाहते थे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मैं गलत था, मैंने आपको गलत समझा। मैं माफी मांगना चाहता हूं। लियूफी दांत पीस रही थी और उसने बड़ी मुश्किल से ये शब्द मुंह से निकाले थे। अगर उसके पिता न होते तो वह कभी लिन फैंग के पास न आती। लिन फैंग लियूफी की बात समझ नहीं पा रहा था। वो खाली निगाहों से उसे घूरता रहा और समझने की कोशिश करता रहा कि अभी अभी क्या हुआ है। तुम क्या देख रहे हो? लियूफी ने पूछा। लिन फैंग अब भी उसे घूर रहा था। वो शर्मिंदा थी और उसका चेहरा लाल हो गया था, जिसे देखकर लिन फैंग चौंक गया। क्या ऐसा हो सकता है? क्या तुमने? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग अजीब तरह से लियूफी को देख रहा था। वह उसकी खूबसूरत आंखों में गहराई से निहार रहा था। क्या तुम मुझ पर फिदा हो गई हो? लिन फैंग ने आखिरकार अपने मन की बात कह ही दी।
उसके दिमाग में उमड़ रहे सारे विचार उसके लिए बेकाबू हो गए थे। लियू फी बेहद अजीब और लड़कों जैसी थी, लेकिन वह खूबसूरत भी थी और लिन फैंग में उसकी दिलचस्पी भी थी। लिन फैंग की कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी, इसलिए वह अपनी इस स्थिति पर बेहद शर्मिंदा महसूस कर रहा था। लियू फी स्तब्ध रह गई। आखिरकार उसका आपा टूट गया और वह चिल्लाए, तू कमीना। लिन फैंग ने बस कंधे उचकाए और मुस्कुरा दिया। लियू फी का व्यवहार इतना अजीब था कि ऐसा सोचना स्वाभाविक था। लियू फी लिन फैंग को देख रही थी और उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वह अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं पाए। वह इतनी गुस्से में पहले कभी नहीं थी, लेकिन उसे खुद पर काबू रखना पड़ा। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लियू फी ने इतना कहा और फिर एकदम चुप हो गई। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसने मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। आप किस बारे में बात करना चाहते हैं? लिन फैंग ने आश्चर्य से पूछा। क्या आप जानते हैं कि ज़ुयू देश में सबसे शक्तिशाली लोग कौन है? लियू फेई ने पूछा। बिल्कुल, मुझे पता है, ये तो शाही खानदान है, लिन फैंग ने तुरंत जवाब दिया। लिन फैंग जानता था कि शाही खानदान सबसे शक्तिशाली है और कोई भी इस बात को चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। यही कारण है कि उन्होंने इतनी आसानी से देश पर शासन किया। केवल सबसे शक्तिशाली व्यक्ति ही सम्राट बन सकता था और केवल शक्ति के बल पर ही वे देश पर शासन कर सकते थे। यह एक सच्चाई थी। लियू फी आश्चर्यचकित थी। उसे पता नहीं था कि लिन फैंग इस विषय में इतना जानकार है। उसने बिना सोचे समझे इतनी जल्दी जवाब दे दिया था। जी हाँ, ज़ुयू देश में शाही वंश सबसे शक्तिशाली है। हालांकि देश में यूनहाई संप्रदाय जैसे कई बेहद शक्तिशाली वंश और संप्रदाय हैं, फिर भी कोई भी शाही वंश का सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकता, लियू फेई ने समझाया। लेकिन अब सम्राट ने ज़ुयू देश के कुछ उत्कृष्ट शिष्यों से ज़ुयू के पवित्र प्रांगण के विकास में मदद करने का अनुरोध किया है। उन्हें सर्वोत्तम साधना संसाधन और सर्वश्रेष्ठ गुरु मिलेंगे। वे देश के लिए असाधारण शक्तियां बनेंगे और भविष्य में नेता बनेंगे। उसी क्षण लियू फी ने बोलना बंद कर दिया और लिन फैंग की प्रतिक्रिया को देखने लगी। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए लियू फी की ओर देखा और पूछा, इसका मुझसे क्या लेना देना है? लियू फी गुस्से से भरी निगाहों से लिन फैंग को देख रही थी। वह मन ही मन उसे कोस रही थी। वह बेहद चालाक था और उसे एक पल के लिए भी यकीन नहीं था कि वह उसकी इच्छा को नहीं समझ सकता। तो क्या आप वहां जाने में रुचि नहीं रखते? क्या आप सर्वश्रेष्ठ गहन औषधियां, सर्वश्रेष्ठ हथियार, सर्वश्रेष्ठ मार्शल कौशल और चपलता तकनीकें प्राप्त करने में रुचि नहीं रखते? लियू फी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। लिन फैंग लियू फी का मतलब समझ गया था। वह अपने इरादों को बहुत स्पष्ट रूप से जाहिर कर रही थी। हालांकि वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि लियू फी को इसमें क्या फायदा था, शाही परिवार से उसका क्या संबंध था और वह उनके लिए भर्ती करने क्यों आई थी। जब उसने उस दिन के बारे में सोचा जब उसने लियू फी को चीजू के बख्तरबंद गुणों के साथ देखा था, तो उसे पहले से कहीं अधिक विश्वास हो गया कि शाही शहर के भीतर लियू फी का एक असाधारण दर्जा था। लियू फी ने देखा कि लिंग फैंग की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये कैसा लग रहा है? क्या आप उत्साहित हैं? लिन फैंग ने लियू फी की ओर देखते हुए अपना सिर खुजाया और हंसते हुए कहा, क्या वहां तुम्हारे जितनी खूबसूरत कोई और लड़की है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लिन फैंग ने देखा कि लियू फी शर्मा रही है, तो वह हंस पड़ा और वहां से जाने लगा। हालांकि शाही वंश अत्यंत शक्तिशाली है, फिर भी अन्य वंश भी बेहद महत्वाकांक्षी हैं। शाही वंश चाहता है कि वे अपने सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को सौंप दें और पवित्र प्रांगण में चले जाएं। क्या आपको सच में लगता है कि यह इतना आसान होगा? लिन फैंग के मुंह से ये शब्द निकलते ही लियू फी उसे अचंभित होकर देखने लगी। वह वाकई उसकी कल्पना से कहीं अधिक बुद्धिमान था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतने कम समय में अपनी शक्ति में इतनी वृद्धि कर ली थी। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, लेकिन ये कमीना उसकी बेइज्जती कर रहा था। लिन फैंग की बातों से लियू फी का मूड खराब हो गया था। अगर उसे मौका मिलता तो वह उस कमीने को जरूर हराती और उसे हर बात का पछतावा करवाती। लगातार उसका मजाक उड़ाने का यही उसका बदला होता। उसके जाते ही वह उसके पीछे पीछे चलने लगी। नाइन फ्रॉस्ट माउंटेन उस स्थान का नाम था जहां कुलीन शिष्य रहते थे। नाइन फ्रॉस्ट माउंटेन में एक विशाल गुफा थी जो एक खास चट्टान के कारण कुलीन शिष्यों के बीच लोकप्रिय थी। चट्टान की चोटी पर पत्थर पर नामों की एक सूची खुदी हुई थी। ये नाम सबसे शक्तिशाली और कुलीन शिष्यों के थे। पत्थर पर कुल 80 नाम खुदे हुए थे। लोगों को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली बात यह थी कि यह शतरंज के बोर्ड जैसा दिखता था। 80 नामों में से प्रत्येक एक शतरंज के मोहरे की तरह था जिसे बोर्ड पर इधर उधर ले जाया जा सकता था। कुछ नाम हटा दिए जाते थे, जबकि अन्य महत्वहीन मोहरे बोर्ड को पार करते हुए शक्तिशाली मोहरों में बदल जाते थे। संप्रदाय के सभी कुलीन शिष्य आशा करते थे कि एक दिन उनका नाम भी उस पट्टिका पर अंकित हो जाएगा। इसका अर्थ होगा कि वे अंततः शिखर पर पहुंच गए हैं और सभी उनका सम्मान करेंगे। उसी क्षण सूची में सबसे ऊपर मौजूद तूफू का नाम हटा दिया गया। सभी समझ गए कि क्या हो रहा है। वह पहले कुछ लोगों में से एक थे जो मुख्य शिष्य बने थे और उन्होंने मुख्य शिष्य होने के अपने अधिकार का बचाव भी किया था। फिर विशिष्ट शिष्यों की सूची में तूफू के नाम की जगह एक नया नाम आ गया, वेन रेन यान। उसका नाम अचानक ही किसी धूमकेतु की तरह शीर्ष स्थान पर पहुंच गया था। उसे केवल 1 वर्ष लगा और वह पहले ही विशिष्ट शिष्यों की श्रेणी में शीर्ष पर पहुंच चुका था। उसकी शक्ति से हर कोई वाकिफ था। उसके पास मुख्य शिष्यों में शामिल होने की क्षमता थी, लेकिन उसने विशिष्ट शिष्य बने रहने का निर्णय लिया। हर कोई जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया। वह मुख्य शिष्यों में शामिल नहीं होना चाहता था क्योंकि वह बहुत अहंकारी था और मुख्य शिष्यों के बीच निम्न स्थान पर रहना उसे गवारा नहीं था। वह मुख्य शिष्यों द्वारा अपमानित होने के बजाय विशिष्ट शिष्यों पर शासन करना पसंद करता था। वेन रेन यान 16 वर्ष का था। यूनहाई संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली युवा शिष्य थे।
वह कभी साधारण शिष्य नहीं रहा क्योंकि वह सीधे एक विशिष्ट शिष्य के रूप में शामिल हुआ था। विशिष्ट शिष्यों में शामिल होने के बाद से ही वह लगातार संघर्ष कर रहा था और उसकी रैंकिंग लगातार बढ़ रही थी। एक वर्ष बीत चुका था और उसका नाम शीर्ष स्थान पर अंकित हो चुका था। कई लोग वेन रेन यान पर भरोसा करते थे और उनकी शक्ति में विश्वास रखते थे। शीर्ष पर पहुंचने के लिए किए गए संघर्ष में उन्होंने एक साल में कई उपलब्धियां हासिल की थीं। उनकी तुलना लिंगहू हेशान या फूतू जैसे लोगों से भी की जा सकती थी। गुफा के बाहर लोगों का एक समूह आ पहुंचा था। वहां मौजूद सभी शिष्य आदर भरी निगाहों से उस समूह को देख रहे थे। वेन रेन यान आ गई हैं। समूह में एक युवक सफेद चांद पाव पहने हुए था। वह बेहद अभिमानी लेकिन शक्तिशाली प्रतीत होता था। उसकी गहरी नीली आंखें थीं और उसका चेहरा अजीब तरह से ठंडा दिखता था। ये युवक वेन रेन यान था। वेन रेन, बधाई हो। उनके बगल में खड़े एक शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा। कुलीन शिष्यों में सर्वोच्च स्थान, बस यही मेरी उपलब्धि है। वेन रेन यान ने भावहीन होकर उत्तर दिया। उसने पत्थर पर खुदा अपना नाम देखा और कहा, चेन जिंग, तुम्हारी वर्तमान शक्ति को देखते हुए तुम्हारा नाम भी उस रैंकिंग सूची में अंकित होना चाहिए। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, चेन शिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। चेन शिंग वह विशिष्ट शिष्य था जिसे लिन कियान ने संप्रदाय में आने पर सबके सामने हरा दिया था। तब से चेन शिंग पहले से कहीं अधिक मेहनत से अभ्यास कर रहा था। वह लिंगची की दूसरी परत को पार करने के बहुत करीब था। उसे एक प्रतिभाशाली युवा भी माना जाता था। विशिष्ट शिष्यों में उसका काफी सम्मान था, यहाँ तक कि वेन रेन यान भी उसका और उसके दृढ़ संकल्प का सम्मान करता था। हे, वेन रेन यान मुस्कुराया। तुरंत बाद उसने भीड़ पर एक नजर डाली। उसकी नीली आंखें एक अजीब सी चमक से दमक रही थीं। आज से मैं घोषणा करता हूं कि ल्यूफी आधिकारिक तौर पर मेरी है। अगर कोई उससे छेड़छाड़ करने की कोशिश करे तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। वेन रेन यान की बात सुनकर सबने आह भरी। वह काफी समय से ल्यूफी में दिलचस्पी रखता था और अब जब वह कुलीन शिष्यों में सबसे शक्तिशाली था तो वह दूसरों को ल्यूफी के करीब आने से रोकना चाहता था। वेन रेन यान का ऐसा कहना सचमुच पागलपन था, क्योंकि सबको पता था कि उसने मुख्य शिष्यों के समूह में शामिल होने से इसलिए इनकार किया था क्योंकि वह शीर्ष कुलीन शिष्य बना रहना चाहता था। हालांकि कई शक्तिशाली मुख्य शिष्य थे जो ल्यूफी में रुचि रखते थे। ल्यूफी की नजर में वेन रेन यान का कोई अस्तित्व ही नहीं था। तभी अचानक भीड़ के भीतर से एक तेज आवाज सुनाई दी और पूरी भीड़ स्तब्ध रह गई। तुम कैसे कह सकते हो कि ल्यूफी तुम्हारी है जबकि तुम्हारी कही बात इतनी महत्वहीन है? हम ल्यूफी से खुद सुनना चाहते हैं। हान मान जानता था कि उस समय लिनफेग और ल्यूफी साथ थे। वेन रेन यान की इस बेबाकी भरी बात को सुनकर उसे गुस्सा आ गया। हम सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो दुस्साहसी कौन था जिसने वेन रेन यान को उकसाने की हिम्मत की? क्या वो मरना चाहता है? भीड़ आपस में कानाफूसी कर रही थी। वेन रेन यान न केवल बेहद शक्तिशाली था बल्कि यूनहाई संप्रदाय में उसका बहुत सम्मान भी था। यहाँ तक कि कुछ प्रमुख शिष्य भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे। बहुत बढ़िया, वेन रेन यान ने मुड़ते हुए कहा। उसकी नीली आंखों में जानलेवा इरादा झलक रहा था। तुरंत ही उसके हाथ से एक विषैले सांप की आकृति निकली। धमाका! हान मान का शरीर चट्टान की दीवार से जा टकराया। उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी आंखों में एक उद्दंड भाव था, मानो वह आज्ञा मानने वाला न हो। अगर तुमने एक और शब्द भी कहा तो मैं तुम्हें यही मार डालूंगा। वेन रेन यान की आवाज शांत और सौम्य थी लेकिन साथ ही दृढ़ भी थी। दफा हो जाओ, हान मान ने खून थूकते हुए कहा। वह वेन रेन यान को घूरते हुए बोला, यह मत सोचो कि तुम ताकतवर हो क्योंकि तुम्हें रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने में 1 साल लगा। जब मेरा भाई आएगा तो वह पलक झपकते ही तुम्हारा नाम सूची से मिटा देगा। हम तो तुम्हारा भाई कौन है? बताओ, वेन रेन यान ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा। लिन फेंग, ल्यूफी का प्रेमी। हान मान ने यह बात जानबूझकर कही थी। परीक्षा के दौरान जो कुछ हुआ था, जिसमें लिन फेंग ने बड़ों समेत सबके सामने एक कुलीन शिष्य को जान से मारने की हिम्मत की थी, उसके बाद हान मान को पूरा यकीन हो गया था कि कोई भी इतनी आसानी से लिन फेंग को उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। उसे ये भी पूरा भरोसा था कि लिन फेंग को वेन रेन यान से आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हान मान को यकीन था कि लिन फेंग उसे 1 साल से भी कम समय में हरा देगा। लिन फेंग कौन है? वेन रेन यान ने यह बात बेपरवाही से कही। उस दिन उसने परीक्षा में जाने की जहमत ही नहीं उठाई क्योंकि वह जानता था कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह सबसे शक्तिशाली कुलीन शिष्यों में से एक था। वह व्यक्ति जिसने अभी अभी लिंगची स्तर को पार किया है, लेकिन जिसने पहले ही शक्तियों पर महारत हासिल कर ली है, वह तुम्हारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। चेन जिंग ने तिरस्कार भरे स्वर में कहा। क्या सच में आप यही सोचते हैं? अचानक सन्नाटे में एक आवाज गूंजी और दूर से 2 आकृतियां दिखाई दी। अचानक सभी लोग दूर तक देखने लगे और पास आ रहे लोगों की आकृतियों को पहचानने की कोशिश करने लगे। खूबसूरत ल्यूफी पास आ रही थी, लेकिन वह युवक कौन था जिसका वह पीछा कर रही थी? उस समय सबको चौंका देने वाली बात यह थी कि ल्यूफी और यह युवा शिष्य अकेले थे। ये युवक वास्तव में लिन फेंग था। कई लोगों ने जीवन मृत्यु अखाड़े में लिन फेंग को एक कुलीन शिष्य की निर्मम हत्या करते देखा था और उन्होंने उसका चेहरा अच्छी तरह से याद कर लिया था। कई लोगों ने मन ही मन ठान लिया था कि भविष्य में इस युवा शिष्य को नाराज नहीं करेंगे। जिस आवाज ने उनकी बातचीत में बाधा डाली वह वास्तव में लिन फेंग की आवाज थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच हो और लिन फेंग वास्तव में ल्यूफी का प्रेमी हो? सभी लोग हान मान के शब्दों के बारे में सोच रहे थे और वे वेन रेन यान पर पूरा ध्यान दे रहे थे। लेकिन वेन रेन यान के चेहरे पर अब भी शांति का भाव था, मानो उस पर कोई असर न हुआ हो। हालांकि उसकी नीली आंखें उसके बुरे इरादों को उजागर कर रही थीं। यह स्पष्ट था कि वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। तो तुम हो नए नन्हे कुलीन शिष्य लिन फेंग? वेन रेन यान ने अपने स्वर में थोड़ी सी तिरस्कार की भावना के साथ कहा।
वह लिन फैंग को नीचा दिखा रहा था और उसे अपमानित करने का प्रयास कर रहा था। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि लिन फैंग ने मानो उसकी उपस्थिति को पूरी तरह से अनदेखा कर दिया था। उसने बस एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर हान मान की ओर बढ़ गया, जिसकी हालत अभी भी खराब थी। क्या आप ठीक हो? मुझे बस थोड़ी सी चोट लगी है। चिंता मत करो, हान मान ने मुस्कुराते हुए कहा और अब वह वेन रेन यान को भी नजरअंदाज कर रहा था। इतने झगड़े मत करो, मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देखना चाहता, लिन फैंग ने हान मान को घूरते हुए कहा। यह सीधा सादा शिष्य तो मुसीबत खड़ी करने वाला था, वह खुद को मुसीबतें पैदा करने से रोक नहीं पाता था। कुछ देर पहले ही उसने कहा था कि लियूफी लिन फैंग की प्रेमिका है। यह सुनकर लियूफी बहुत क्रोधित होगी। वो आदमी पागल है, वो सबको बता रहा है कि लियूफी उसी की है, हान मान ने गुस्से में कहा। लियूफी बेहद क्रोधित हुई और उसने झट से वेन रेन यान की तरफ देखा। उस समय वेन रेन यान का चेहरा उतरा हुआ था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लिंची स्तर तक पहुंचने वाला शिष्य उसकी बात को अनसुना करने की हद तक पागल हो सकता है। युन हाई संप्रदाय में किसी ने भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की थी, यहाँ तक कि संप्रदाय के बड़े बुजुर्ग भी उसकी बात अनसुनी नहीं करते थे। मुझे पूछने दीजिए, क्या आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी है? वेन रेन यान ने कहा। अचानक ऐसा लगा जैसे पूरा इलाका ठंडा हो रहा हो। सब लोग लिन फैंग को देख रहे थे। वह एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन वह वेन रेन यान को चुनौती देने की क्षमता से बहुत दूर था। ऐसा लग रहा था कि वेन रेन यान को उसे ये दिखाना होगा कि दुनिया वास्तव में कितनी विशाल है। उसे खुद से बात करने दो। वह बहुत बोलता है, इसलिए जब वह बोलता है तो उसे नजरअंदाज करना आसान होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप उसे केवल नजरअंदाज कर सकते हैं, बेहतर होगा अगर वह बोलना बंद कर दे। लिन फैंग ने वेन रेन यान को अनदेखा करते हुए दूसरों से कहा। वह हान मान से बात करता रहा। जब वह कहता है कि लियूफी उसकी है तो क्या हुआ, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। हान मान लिन फैंग को घूर रहा था और सदमे से अवाक रह गया था। हान मान ये सब लिन फैंग के प्रति वफादारी के कारण कर रहा था। वह जानता था कि वे दोनों गुपचुप तरीके से एक दूसरे के साथ संबंध रखते हैं और लिन फैंग इसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। वेन रेन यान ने गुस्से से भरी आवाज में हर शब्द पर जोर देते हुए ये वाक्य बहुत धीरे धीरे कहा। हवा में एक तीव्र ऊर्जा फैल रही थी। पूरी भीड़ के सामने लिन फैंग अभी भी उसे नजरअंदाज कर रहा था, जिससे उसे इतनी बड़ी भीड़ के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ी। मैंने सुन लिया, लिन फैंग ने सिर घुमाते हुए कहा। फिर उसने वेन रेन यान की ओर देखकर कहा, तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या मैं लिन फैंग हूँ, क्या ये सही है? हम तो तुम बहरे नहीं हो, वेन रेन यान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। चूंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ, इसका मतलब है कि आप मुझे नहीं जानते, है ना? वेन रेन यान हैरानी से लिन फैंग को घूर रही थी। वह इतना सीधा सा सवाल क्यों पूछ रहा था? क्या लिन फैंग के दिमाग में कोई खराबी थी? बिल्कुल बकवास, वेन रेन यान ने कहा। बकवास? शायद, चूंकि हम एक दूसरे को जानते ही नहीं। मैं तुम्हारे साथ बात करके अपना समय क्यों बर्बाद करूं? लिन फैंग ने वेन रेन यान की ओर देखते हुए कहा और आगे बोला, तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो? जब उन्होंने बोलना समाप्त किया तो एक विशाल ऊर्जा उत्पन्न हुई और वातावरण में फैल गई। पागलपन। सब लोग दंग रह गए। लिन फैंग वाकई इतना पागल था कि वेन रेन यान से लड़ने को तैयार था। वह आदमी सचमुच पागल था। वह तो मौत को दावत दे रहा था। वेन रेन यान का चेहरा पीला पड़ गया था। यह पहली बार था जब किसी ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की थी। लिन फैंग, अगर तुम सोचते हो कि तुम वेन रेन से लड़ सकते हो तो तुम सपना देख रहे हो, तुम्हारी मौत निश्चित है। तुम्हें वेन रेन को उकसाना नहीं चाहिए था, चेन शिंग ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा। चेन जिंग, क्या तुम खुद को शीर्ष श्रेणी का शिष्य समझते हो? तुम खुद को प्रतिभाशाली समझते हो, लेकिन कुछ समय पहले ही लिन कियान ने तुम्हें हरा दिया था, जब वह लिंची स्तर तक पहुंच चुकी थी। सबने देखा कि तुम कितनी दयनीय हार झेले और फिर भी तुम खुद को प्रतिभाशाली कहते हो। मेरी नजर में तुम प्रतिभा से बहुत दूर हो, लिन फैंग ने शांत चेहरे से कहा, मानो वह सामान्य रूप से बात कर रहा हो, लेकिन इससे चेन शिंग क्रोधित हो गया। एक मामूली शिष्य ने उसे बुरी तरह अपमानित किया था। उस आदमी की जबान बहुत चलती है, लियू फेई ने लिन फेई को देखते हुए सोचा, जिसने अपनी बातों से वेन रेन यान और चेन शिंग दोनों को बहुत गुस्सा दिला दिया था। वह सोच रही थी कि लिन फेई ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। तुम मेरा अपमान कर रहे हो और मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि मैं अभी हाल ही में लिंची स्तर पर पहुंचा हूं। चलो इस समस्या को तूफानी घाटी में जीवन मृत्यु के अखाड़े में हल करते हैं। हिम्मत है तो। तूफानी घाटी, जीवन और मृत्यु का अखाड़ा, क्या उसने हिम्मत दिखाई? लिन फैंग ने चेन शिंग को जीवन और मृत्यु के अखाड़े में युद्ध के लिए चुनौती दी, जहां नियम थोड़े लचीले थे। अखाड़े में उन्हें संप्रदाय द्वारा दी गई सुरक्षा खोनी पड़ती और वे सचमुच अपनी जान गंवा सकते थे। लिन फैंग के शरीर से लगातार प्रबल ऊर्जा निकल रही थी और वह बेहद आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। चेन शिंग ये सब देखकर दंग रह गया। चेन शिंग दूसरे लिंग ऊर्जा स्तर पर था और इतना शक्तिशाली था कि जल्द ही उसका नाम रैंकिंग सूची में दर्ज हो जाएगा। लेकिन लिन फैंग की बातों ने उसे स्तब्ध कर दिया। लिन फैंग इतना आत्मविश्वासी और घमंडी कैसे हो सकता है? क्या उसने जीवन और मृत्यु के अखाड़े में उतरने की हिम्मत दिखाई? वह आराम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तुम मुझे चुनौती देने में इतने आत्मविश्वासी कैसे हो सकते हो? क्या ये तुम्हारी तलवारबाजी की शक्ति के कारण है? चेन शिंग ने पूछा। तलवार की शक्ति वाकई बेहद शक्तिशाली होती है। यू हाओ कमजोर नहीं था, लेकिन एक ही वार में मारा गया। अगर यू हाओ और भी ताकतवर होता तो भी नतीजा वही होता। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं हो सकता कि उसने उस लड़ाई के दौरान अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। अगर वह यू हाओ के खिलाफ लड़ाई में दिखाई गई ताकत से कहीं
ज्यादा मजबूत है तो क्या मैं उसका सामना कर पाऊंगा? चेन शिन के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे और वह हर मुमकिन स्थिति पर गौर कर रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, वह अपना चेहरा तनाव में रखे हुए था और बेवकूफ सा लग रहा था। वह पहले ही इतनी बड़ी भीड़ के सामने लिन कियान से हार चुका था। वह दोबारा बेइज्जती नहीं कर सकता था। कितनी हास्यास्पद बात है, और तुम कभी साधारण शिष्यों में सर्वोच्च स्थान पर हुआ करते थे। तुम्हें लगता है कि इतनी कम शक्ति से कुलीन शिष्य बनकर तुम महत्वपूर्ण हो गए। तुमने कोई प्रगति नहीं की है और तुम्हारी साधना और इच्छा शक्ति अभी भी कमजोर है। एक सशक्त साधक दृढ़ और लगनशील होता है। एक सशक्त साधक साधना के मार्ग को गंभीरता से लेता है। साधना के मार्ग पर दूसरों की सफलता पर निर्भर रहने से तुम कभी शीर्ष पर नहीं पहुंच पाओगे। लिन फैंग ने देखा कि चेन शिन का चेहरा कितना बदसूरत लग रहा था। लिन फैंग के शरीर के चारों ओर मौजूद ऊर्जा चेन शिन की ओर बढ़ी और उस पर दबाव डालने लगी। लिन फैंग धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। वह बहुत धीमी गति से एक एक कदम बढ़ाते हुए चल रहा था। चेन शिन बुरी तरह डर गया था। लिन फैंग की ऊर्जा के दबाव में वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था और उसकी रीढ़ की हड्डी में एक भयानक सिहरन दौड़ रही थी। एक सशक्त साधक दृढ़ और लगनशील होता है, बलवान होता है और साधना के मार्ग को गंभीरता से अपनाता है। ये शब्द चेन शिन के मन में गूंज रहे थे। वह साधना में दूसरों से कहीं अधिक मेहनत करता था और इसी वजह से सब उसे प्रतिभाशाली मानते थे। लेकिन जब से उसका मेलजोल वेन रेन यान से शुरू हुआ, उसकी गति धीमी हो गई और वह सुस्त पड़ गया। वह वेन रेन यान से खुद को कमतर समझने लगा और बलवान बनने की प्रेरणा खो बैठा। क्या वह अपनी पुरानी प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने में सक्षम हुआ, जिसे वह कभी बहुत प्रिय मानता था? लिन फैंग की बातों से केवल चेन जिंग ही प्रभावित नहीं हुआ था। भीड़ में मौजूद अन्य शिष्य भी, जिन्होंने उसकी बातें सुनी थी, अपने स्वयं के फैसलों पर पछतावा महसूस कर रहे थे। वह बहुत ही ज्ञानवर्धक बातें कह रहे हैं और उनके शब्दों का सुनने वाले हर व्यक्ति पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। लिन फैंग की बातों से लियू फी भी प्रभावित हुई। वह सचमुच कई मायनों में विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उनका स्वभाव इतना अपरंपरागत और निडर था कि उनके व्यक्तित्व में चापलूसी का नामोनिशान नहीं था। चेन शिन, चलो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? बदतमीजी करते हुए दूसरों को उकसाना और फिर लड़ने की हिम्मत न करना। अगर तुम इनकार करोगे तो न सिर्फ ये साबित करोगे कि तुम प्रतिभाशाली नहीं हो बल्कि कायर भी हो। लिन फैंग ने चेन शिन की ओर बढ़ते हुए कहा। एक अविश्वसनीय शक्ति चेन शिन के शरीर और मन को जकड़ रही थी। कायर, कायर, ये शब्द चेन शिन के दिमाग में गूंज रहा था और उसके लिए किसी यातना से कम नहीं था। दर्द से उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो गया था। आहे! अचानक चेन शिन जोर से चिल्लाया। कुछ शिष्यों को अपने कान ढकने पड़े। वहां हो रहे दृश्य को देखकर हर कोई अचंभित होकर स्तब्ध रह गया था। लिन फैंग कितना शक्तिशाली था। लिन फैंग को लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चेन जिंग ने बस कुछ शब्द कहे थे और लिन फैंग के दबाव के कारण वह लगभग बेहोश होने ही वाला था। भला वह कैसे लड़ सकता था जब वह इस दबाव में बोल भी नहीं पा रहा था। उस समय पूरी भीड़ लिन फैंग को देख रही थी और सबने देखा कि उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वह एक खतरनाक खूंखार जानवर जैसा लग रहा था। उसकी आंखें इतनी काली थी कि ऐसा लग रहा था मानो वह अब इंसान नहीं रहा। लिन फैंग के पास काल्पनिक दानव जैसी क्षमताएं थीं। उसके पास एक रहस्यमयी शक्ति थी। उसने उस शक्ति का प्रयोग चेन जिंग पर किया था। बेकार आदमी, वेन रेन यान ने कहा। उसकी नीली आंखें गुस्से से लिन फैंग को घूर रही थीं। भले ही तुम चेन शिंग से थोड़े से ताकतवर हो, फिर भी मेरे मुकाबले बेहद कमजोर हो। तुम एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं हो जिसे मैं कभी भी कुचल सकता हूँ। अब घुटने टेककर मुझसे दया की भीख मांगो, वरना मैं तुम्हें यहीं कुचल दूंगा। वेन रेन यान ने ठंडे स्वर में जानलेवा इरादे से कहा। लिन फैंग ने कहा था कि किसी और की शक्ति पर निर्भर रहना बेकार है। वह लिन फैंग को सबक सिखाने और उसे अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग ने वेन रेन यान की बात सुनी ही न हो। असल में उसे इस बात की परवाह ही नहीं थी कि वह क्या कह रहा है। लिन फैंग ऐसे लोगों से परिचित था जो बड़ी बड़ी बातें तो करते थे, लेकिन अंत में उनके अहंकार का मुकाबला करने की ताकत उनमें नहीं होती थी। हान मान, क्या इसी ने तुम्हें घायल किया है? लिन फैंग ने हान मान से पूछा। दरअसल वेन रेन यान ही वह व्यक्ति था जिसने हान मान पर हमला किया था और उसे घायल किया था। हाँ, हान मान ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने लिन फैंग के कान में फुसफुसाया, वेन रेन यान तू फू की ताकत के आसपास भी नहीं है। अब जब तू फू मुख्य शिष्य बन गया है तो वह फिलहाल कुलीन शिष्यों में पहले स्थान पर है। वह ताकतवर है और उसका स्वभाव उग्र है। मुझे उससे बदला लेने की कोई जल्दी नहीं है। मुझे विश्वास है कि थोड़े ही समय में तुम उसे अवश्य हरा दोगे। क्या वह बलवान था? एक विशिष्ट शिष्य जो लिंगची की तीसरी परत तक पहुंच चुका होता है, उसे आसानी से शीर्ष शिष्यों में स्थान दिया जा सकता है। जो शिष्य लिंगची की चौथी परत तक पहुंच चुके होते हैं, वे संप्रदाय के मुख्य शिष्यों से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होते हैं। यदि वेन रेन यान लिंगची की चौथी परत तक पहुंच चुका होता तो वह निश्चित रूप से विशिष्ट शिष्य बनकर नहीं रहता, बल्कि एक मुख्य शिष्य बन जाता। इसलिए उस समय वह संभवतः लिंगची की तीसरी परत के शिखर पर था। उसने अभी तक लिंगची की चौथी परत तक प्रवेश नहीं किया था। उस स्तर का साधक वास्तव में बहुत शक्तिशाली था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अजय था और जिसे चाहे उसे उकसा सकता था। लिन फैंग को पूरा भरोसा था कि अगर उसे उससे लड़ना पड़ा तो वह जीत जाएगा, और अगर वह उससे लड़ने में सक्षम नहीं हुआ तो वह बिना किसी नुकसान के पीछे हट सकता था। अब और चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बस यही एक मौका दे रहा हूँ। चाहे तुम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, मैं किसी भी समय तुम्हारी जान ले सकता हूँ। अब मेरे सामने घुटने टेक दो। वेन रेन यान खुद को सबसे ताकतवर समझता था और उसका घमंड साफ झलक रहा था। उसे सचमुच दुनिया की विशालता का अंदाजा नहीं था। वह सोचता था कि चूंकि लिन फैंग अभी एक कुलीन शिष्य बना है, इसलिए वह कमजोर है और उसे आसानी से हराया जा सकता है।
वेन रेन यान के लिए, जो कुछ शीर्ष शिष्यों से लड़ने की हिम्मत भी करता था, लिन फैंग सचमुच एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं था। भले ही लिन फैंग को शक्तियों का काफी ज्ञान था, फिर भी वह बहुत कमजोर था। लिन फैंग को एक ही विचार से हराना कोई बड़ी बात नहीं थी। वेन रेन यान की आत्मा अत्यंत शक्तिशाली थी। वह किसी भी तरह से लिन फैंग की तलवार की शक्ति से कमजोर नहीं थी। वेन रेन यान को अपनी आत्मा की शक्ति पर अटूट विश्वास था। इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है, लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर ठंडी मुस्कान के साथ बोला, भले ही आप मुझसे घुटने टेक कर दया की भीख मांगने को कहें, मेरे पास आपकी बात मानने का कोई कारण नहीं है। लिन फैंग के शब्दों से सब लोग स्तब्ध रह गए। वो आक्रामक था और सामने किसी से भी भिड़ने पर पीछे नहीं हटता था। सचमुच उसका व्यवहार किसी सम्राट जैसा था। वेन रेन यान शीर्ष श्रेणी का कुलीन शिष्य था। उसका सभी सम्मान करते थे और उसकी शक्ति से भयभीत रहते थे। वो लिन फैंग के बारे में क्या सोचता? वो तो अभी अभी कुलीन शिष्य बना था और साधारण शिष्य कहलाने वाले उन कीड़ों से बेहतर नहीं था। ठीक है, ठीक है। वेन रेन यान ने घृणा से भरी एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। उसकी नीली आंखों से एक तीव्र हत्या का भाव निकल रहा था, जिससे अन्य शिष्य भय से कांप रहे थे। ये तो भयानक है। वेन रेन यान गुस्से से आग बबूला हो गई है। भीड़ में मौजूद कुछ शिष्यों को पता था कि यह स्थिति बेहद खतरनाक हो गई है। वे वेन रेन यान से बहुत डरे हुए थे। उसकी ताकत और उसके उग्र स्वभाव के कारण कोई भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। लिन फैंग ने भी वेन रेन यान के शरीर से निकल रही ठंडी हवा को महसूस किया। हालांकि लिन फैंग ने इसे उसी तरह से महसूस नहीं किया। उसे लगा कि उसकी आंखों में एक शैतानी और दुष्ट इरादा छिपा हुआ है। वेन रेन यान, तुम क्या करने का इरादा रखते हो? तुम जीवन मरण के अखाड़े में नहीं हो। लियूफी ने लिन फैंग के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए कहा। वेन रेन यान ने कहा कि लियूफी उसकी है और उसने ऐलान किया कि कोई और उससे प्रेम करने की हिम्मत नहीं कर सकता। असल में वे एक दूसरे को ज्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन लियूफी को पहले ही पता चल चुका था कि वह असल में किस तरह का इंसान है। बाहर से वह मजबूत और आत्मविश्वासी दिखता था, लेकिन अंदर से वह एक जहरीले सांप जैसा था। उसमें वह सम्मान और नैतिकता नहीं थी जो दूसरों में होती है। लियूफी अब भी चाहती थी कि लिन फैंग ज़ुयू के पवित्र प्रांगण में जाए, इसलिए वह नहीं चाहती थी कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसकी मृत्यु हो जाए। लियूफी की राय में लिन फैंग कमजोर नहीं था, लेकिन वह वेन रेन यान का मुकाबला नहीं कर सकता था। अगर वह उससे लड़ता तो उसकी निश्चित मृत्यु हो जाती। तुम मेरी हो और फिर भी इस युवक की रक्षा करती हो, क्या तुम्हें मुझे नाराज करने से डर नहीं लगता? उस क्षण वेन रेन यान बेहद क्रूर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसकी नीली आंखें ही किसी को भी मार सकती हों, अगर कोई उन्हें देर तक देखता रहे। उनकी आंखों से उसके हत्यारे इरादे साफ झलक रहे थे। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं या तुम्हारी संपत्ति हूं। सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हारे जैसे लड़के के साथ कभी रिश्ते में नहीं रहूंगी, बल्कि इसके ठीक उलट है। लिन फैंग मेरा प्रेमी है। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। लियूफी बेहद गंभीर भाव से वेन रेन यान को घूर रही थी। अरे वाह, तो बात यह है। लियूफी ने कबूल कर लिया कि वो लिन फैंग की प्रेमिका है। कितना खुशनसीब है। उसने यून हाई संप्रदाय की सबसे खूबसूरत लड़की का दिल जीत लिया। सभी लोग लिन फैंग को घूर रहे थे और ईर्ष्या और जलन से भरे हुए थे। हान मान, जो अभी भी घायल था, लिन फैंग को असीम सम्मान भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह सचमुच लिन फैंग की पूजा करता हो और उसे पूजता हो। वह जानता था कि लिन फैंग न केवल शारीरिक रूप से मजबूत था, बल्कि उसका हृदय भी इतना मजबूत था जितना उसने पहले कभी नहीं देखा था। प्रमुख शिष्यों ने कभी भी लियूफी का दिल नहीं जीता था, और फिर अचानक लियूफी ने स्वीकार किया कि वह उसके शपथधारी भाई की प्रेमिका है। कितनी अच्छी खबर है। लिन फैंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और वह इस पूरी स्थिति से हैरान थी। ये सब कब हुआ? वे कब एक दूसरे के साथ रिश्ते में आए? फिर लिन फैंग ने अपने चारों ओर जमा भीड़ की ओर देखा। वे उसे बुरी निगाहों से देख रहे थे। धिक्कार है उस लड़की पर। एक बार फिर उसने उसे मुसीबत में डाल दिया था। खैर, मुझे उसे मारना ही पड़ेगा, वेन रेन यान ने कहा, जो पहले से भी ज्यादा गुस्से में दिख रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लियूफी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। यून हाई संप्रदाय में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे करने की हिम्मत मैं, वेन रेन यान, न कर सकूं। इसके बाद वेन रेन यान ने एक शैतानी हंसी हंसी, मानो उसे दुनिया में किसी चीज की परवाह ही न हो। क्या ऐसा है? हम देखेंगे, एक दृढ़ और स्थिर आवाज ने कहा। दूर से दिखाई देने वाली एक आकृति अचानक कुलीन शिष्यों की गुफा की ओर तेजी से बढ़ी। कितनी धृष्टता है, वेन रेन यान, क्या तुम खुद को संप्रदाय का मुखिया समझते हो? एक ठंडी हंसी वाली आवाज ने कहा। अभी अभी आया वह व्यक्ति वेन रेन यान को तिरस्कार और क्रोध से भरी निगाहों से देख रहा था। यूजू, ये तुम्हारा मामला नहीं है और इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। वेन रेन यान भी उस आदमी को अपनी आंखों में तिरस्कार के भाव से देख रही थी। वेन रेन यान सचमुच बहुत ही अभिमानी और दुस्साहसी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई एक बड़े का अपमान करने की? ये दृश्य देख रहे कुछ शिष्य स्तब्ध रह गए। ज़ुयू साधारण शिष्यों में एक वरिष्ठ शिष्य थे। कुलीन शिष्यों में भी बहुत कम लोग थे जो उनका अनादर करने का साहस करते थे।
छी, लिन फैंग और उसके दोस्त अपना कुलीन शिष्य प्रमाण पत्र और नए शिष्य वस्त्र लेने आए थे और तुम अचानक उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हो। हमारे यूनहाई संप्रदाय के बारे में दूसरे लोग क्या सोचेंगे? मैं एक वरिष्ठ हूँ, भला मुझे परवाह क्यों नहीं होगी? जी हाँ, यह इलाका मेरे नियंत्रण में है, इसलिए आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। गुफा के अंदर से एक बर्फीली ठंडी आवाज सुनाई दी और फिर नीले रंग की चांद पाव पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक अंधेरे से बाहर आ गया। एल्डर लू वेन रेन यान ने नीले रंग का चांद पाव पहने हुए व्यक्ति से कहा। वह भी एक एल्डर थे। नए शिष्यों को एलीट डिसाइपल सर्टिफिकेट और एलीट डिसाइपल के वस्त्र देने का दायित्व उन्हीं पर था। शिष्यों के बीच पदक्रम का भी वही प्रभारी थे। लू युआन ने वेन रेन यान को दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाकर अभिवादन किया, लेकिन वह जू यू के प्रति उतना दोस्ताना नहीं था। जू यू, तुम्हें वहीं रहना चाहिए जहां तुम हो। तुम यहाँ आकर क्यों परेशानी खड़ी कर रही हो? तुम्हारा क्या मतलब है? जू युए ने लू युआन को घूरते हुए पूछा। मेरा मतलब क्या है? यह मेरा इलाका है, हमें आपके हमारे मामलों में दखल देने की जरूरत नहीं है। क्या आपका मतलब यह है कि आपके क्षेत्र में वेन रेन यान अपनी इच्छा अनुसार अन्य शिष्यों को मार सकता है, जिसमें अन्य कुलीन शिष्य भी शामिल हैं? अगर वो कुछ कमजोरों को मार भी दे तो किसे फर्क पड़ेगा? यहाँ कमजोरों को जीने का कोई हक नहीं है, सिर्फ बलवान ही जिंदा रह सकते हैं। जू यू, तुम यहाँ रहकर बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर रही हो। सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग और वेन रेन यान के बीच का विवाद संप्रदाय के दो वरिष्ठों के बीच बहस का कारण बनेगा। हालांकि एल्डर लू के शब्द कठोर और निर्मम थे। बड़े लू के अनुसार लिन फैंग वेन रेन यान से नीचा था, इसलिए अगर वह उसके हाथों मारा भी जाता तो कोई बड़ी बात नहीं होती। वह तो यहाँ तक कह रहा था कि लिन फैंग जीने के लायक ही नहीं था। कितनी हास्यास्पद बात है। लिन फैंग भी एल्डर लू का मतलब समझ गया था। ये सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान तो आ गई, लेकिन उसका दिल बर्फ से भी ज्यादा ठंडा हो गया। वह एक विशिष्ट शिष्य बन चुका था और उसे अपना प्रमाण पत्र और वस्त्र लेने आना था, लेकिन उसे ये चीजें देने वाले ने अंत में कहा कि वह पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है और वेन रेन यान से हीन होने के कारण मरने का पात्र है। इसका क्या अर्थ था? जू यू के बारे में बात करें तो लिन फैंग ने उसे पहली बार तब देखा था जब रक्षक बेई ने शिनचेन मंडप की रक्षा का दायित्व उसे सौंपा था। वह स्पष्ट रूप से रक्षक बेई के भरोसेमंद दोस्तों में से एक था। बड़ी जू, लिन फैंग ने अचानक कहा। जू यू ने मुड़कर लिन फैंग की ओर देखा। धन्यवाद, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके बाद लिन फैंग ने वेन रेन यान और लू युआन की ओर देखकर कहा, बड़े लू, लिन फैंग अपना प्रमाण पत्र और नए शिष्य के वस्त्र लेने आए हैं। लू युआन ने तिरस्कार भरी नजर से लिन फैंग को देखा, फिर उसने वेन रेन यान की ओर देखा। वेन रेन यान न केवल बहुत शक्तिशाली था, बल्कि उसका अतीत भी खौफनाक था। क्योंकि वह वेन रेन यान की सराहना करता था, इसलिए उसने ये भी तय कर लिया कि वह लिन फैंग का दुश्मन है। एल्डर लू, लिन फैंग अपना प्रमाण पत्र और नए शिष्य के वस्त्र लेने आया था। लिन फैंग ने पहले से भी अधिक ऊंची आवाज में बेहद सख्त और दृढ़ स्वर में कहा। तुम्हें सच में नहीं पता कि तुम किससे बात कर रहे हो? लू युआन ने लिन फैंग की ओर देखते हुए कहा और फिर चिल्लाकर बोला, दफा हो जाओ। बेशर्मी, लू युआन, तुम सरासर अन्याय कर रहे हो। लिन फैंग अब हमारे यूनहाई संप्रदाय का एक विशिष्ट शिष्य है, तुम्हें उसे उसके वस्त्र और प्रमाण पत्र देना ही होगा। ये संप्रदाय का नियम है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम संप्रदाय के नियमों को इतनी बेशर्मी से तोड़ सको? जू युए ने बर्फीले स्वर में कहा। बड़ी जू, लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। जू यू ने मुड़कर लिन फैंग की ओर देखा। आज मैं एक विशिष्ट शिष्य के रूप में अपना प्रमाण पत्र और वस्त्र लेने आया हूँ, लेकिन एल्डर लू मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उन्होंने मेरा अपमान किया और मुझे चले जाने को कहा। एल्डर जू ने ये सब अपनी आंखों से देखा था, है ना? लिन फैंग ने पूछा। बिल्कुल, जू यू ने सिर हिलाते हुए कहा। उसे लिन फैंग की बात समझ नहीं आई। अब जब मेरे पास इस बात का गवाह है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो बस बहुत हो गया। लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर वे मुझे कुलीन शिष्यों में प्रवेश देने से इनकार करते हैं तो इसका मतलब है कि संप्रदाय ने मुझे त्यागने का फैसला कर लिया है। अपनी बात खत्म करते ही लिन फैंग झट से मुड़ा और हान मान की ओर चल पड़ा। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई और किसी को समझ नहीं आया कि लिन फैंग का क्या मतलब था। छी, यह मत सोचो कि तुम भाग जाओगे क्योंकि जू यू यहाँ तुम्हारी रक्षा के लिए है। अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा। वेन रेन यान जानता था कि वह जू यू के सामने लिन फैंग को नहीं मार सकता, लेकिन अगली बार जब वे अकेले मिलेंगे तो वह निश्चित रूप से लिन फैंग को मार डालेगा। मैं तुम्हारे प्रयास का इंतजार करूंगा। लिन फैंग के शब्द स्पष्ट थे, भले ही उनके बीच की दूरी बढ़ गई थी। वह पहले ही चलना शुरू कर चुका था और उसकी आकृति धीरे धीरे ओझल हो रही थी। जू युए ने भौहें चढ़ाई। उसने लू युआन को बर्फीली निगाहों से घूरते हुए गुस्से से कहा, लू युआन, आज तुम्हारी अज्ञानता पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। तुम्हें आज अपने किए पर पछतावा होगा। तुम्हें इन कामों पर पछतावा करने के अलावा और कुछ नहीं करना होगा। जब उसकी बात खत्म हुई तो जू युए ने उसकी आस्तीन से धूल झाड़ी और चली गई। लू युआन का व्यवहार कितना हास्यास्पद था। क्या उसे सच में लगता था कि वेन रेन यान का साथ देना सही था? क्या इससे उसे भविष्य में कोई फायदा होगा? क्या उसे समझ नहीं आ रहा था कि रक्षक और मुखिया लिन फैंग को कितना महत्व देते हैं? अगर उसे सच में स्थिति का पता होता तो लिन फैंग के साथ उसका ऐसा व्यवहार नहीं होता। मुझे अपने किसी भी काम पर कभी पछतावा नहीं होता। लू युआन ने सबको ये दिखाते हुए कहा कि वह किसी भी परिणाम से नहीं डरता और फिर वेन रेन यान से कहा, कितने दुख की बात है कि हमें उसे जाने देना पड़ा। चिंता मत करो, वो देर सवेर मर ही जाएगा, वेन रेन यान ने कहा। उसके शब्द किसी विषैले सांप की तरह थे। वह उस दूर की ओर विषैली निगाहों से घूर रहा था जहां से लिन फैंग गया था। लिन फैंग के जाने के बाद लियूफी आश्चर्यजनक रूप से उसके पीछे पीछे चली गई। लिन फैंग और लियूफी के बीच हुई सारी बातों के बाद लियूफी को अपनी प्रेमिका और अपनी संपत्ति
बताकर उसने लिन फैंग को अपमानित किया था। लिन फैंग। लियू फी जल्दी से लिन फैंग के पास पहुंची और उसे आवाज दी। हाँ, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ काम करने हैं और मुझे पो जून के साथ निकलना है। जब हान मान ने देखा कि लियू फी उनकी ओर आ रही है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसने झट से पो जून को खींचा और जोड़े को कुछ एकांत देने के लिए आगे दौड़ गया। उसके इस व्यवहार को देखकर शायद ही कोई विश्वास कर पाए कि कुछ ही क्षण पहले वह घायल हुआ था। लिन फैंग ने आंखें घुमाई। वह चालाक आदमी अचानक इतना धूर्त कैसे हो गया? लिन फैंग, अगली बार सावधान रहना। अगर तुम्हें वेन रेन यान दिखे तो उससे झगड़ा मत करना, हर हाल में उससे दूर रहना, वह बहुत खतरनाक आदमी है। लियू फी ने लिन फैंग को चेतावनी दी। वह जानती थी कि भविष्य में मौका मिलने पर वेन रेन यान लिन फैंग को जान से मारने की कोशिश करेगा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे नफरत करते हो, अब अचानक तुम्हें मेरी परवाह कैसे हो गई? लिन फैंग ने हंसते हुए कहा, मानो उसने लियू फी की चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया हो। लियू फी अवाक रह गई। वह आदमी हैरानी की बात है कि मजाक करने के मूड में था। वह जानती थी कि वेन रेन यान कितना खूंखार था और उसका रुतबा कितना ऊंचा था। मैं बस इतना नहीं चाहता कि तुम ज़ू के पवित्र प्रांगण में जाने के कारण मर जाओ, बस इतना ही। लियू फी ने लिन फैंग को घूरते हुए कहा, क्या ऐसा है? लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं शिव युए के पवित्र प्रांगण में जा रहा हूँ। लिन फैंग ने आगे कहा, अब जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो मुझे याद आता है कि आपने कहा था कि आप मेरी प्रेमिका हैं। मैंने तो बस हालात की वजह से ऐसा कहा था। फी ने दृढ़ता से लिन फैंग को बिना पलक झपकाए घूरते हुए कहा। उस लड़के ने फिर से शर्मनाक स्थिति को कुरेने की हिम्मत की थी। वह बस सबको ये दिखाना चाहती थी कि वेन रेन यान झूठा है। वह चाहती थी कि वह उसके बारे में झूठ बोलना बंद करे और साथ ही उसे अपमानित भी करे। क्या तुम सचमुच सिर्फ हालात की वजह से ऐसी बातें कह सकते हो? लिन फैंग ने आंखें घुमाते हुए पूछा। उसके हाथ लियू फी की ओर बढ़ने लगे। आप क्या कर रहे हो? लियू फी को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और उसने सतर्कता से लिन फैंग को देखा। वो लड़का, अब तुम मेरी प्रेमिका हो। मुझे एक अच्छे प्रेमी की तरह अपनी प्रेमिका के साथ व्यवहार करना शुरू कर देना चाहिए। तुम्हारे प्रेमी के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं जिन्हें मुझे निभाना चाहिए। लिन फैंग ने अजीबोगरीब ढंग से लियू फी की ओर बढ़ते हुए कहा। अरे कमीने, सपने देखते रहो। लियू फी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। वह गुस्से और शर्मिंदगी से भरी हुई थी। वह तुरंत वहां से चली गई। वो कमीना, एक प्रेमी के कुछ कर्तव्य होते हैं कहने का उसका क्या मतलब था? और फिर वो ये कहने की हिम्मत करता है कि वो विकृत मानसिकता वाला नहीं है। लिन फैंग ने लियू फी को जाते हुए देखा। हर हरकत में उसका शरीर बेहद आकर्षक लग रहा था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। लियू फी के बारे में उसकी जो धारणा थी कि वह बुरी इंसान है, वह दिन ब दिन बदलती जा रही थी। अब उसके मन में उसके लिए बहुत अच्छी भावनाएं थीं और वह उसे पसंद करने लगा था। वह सचमुच बहुत प्यारी थी। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता था कि वह बेहद खूबसूरत थी और दिन ब दिन और भी आकर्षक होती जा रही थी। मुझे ये पहले कभी क्यों नहीं दिखा? लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए सोचा। जब वह पहली बार इस दुनिया में आया था तो उसने सोचा था कि यह एक बहुत ही ठंडी और निर्दयी दुनिया है। उसका दृढ़ संकल्प, इच्छाशक्ति और ताकत ही एकमात्र ऐसी चीजें थीं जिन पर वह भरोसा कर सकता था। अब वह इस दुनिया से परिचित होने लगा था और धीरे धीरे अधिक सहज महसूस करने लगा था। कभी कभी वह थोड़ा अपरंपरागत या थोड़ा उद्दंड हो जाता था, लेकिन उसे दूसरों से सम्मान पाने के लिए बल प्रयोग करना पड़ता था, अन्यथा उसे जीवन भर उत्पीड़न सहना पड़ता। उसने ठान लिया था कि वो कभी किसी के अधीन नहीं रहेगा और फिर कभी उत्पीड़न नहीं सहेगा। लिन फैंग का दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति एक साधक के लिए सचमुच अविश्वसनीय थी। उसे अपनी तलवारबाजी के कौशल पर गर्व था और वो अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ अपने कौशल को और भी निखारने के लिए दृढ़ निश्चयी था। वो और भी शक्तिशाली बनना चाहता था। जमीन पर एक सुखद और गर्म रोशनी पड़ रही थी। उस दिन यूनहाई संप्रदाय बिल्कुल वीरान लग रहा था। वहां लगभग कोई भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन एक दूरस्थ स्थान पर यह बिल्कुल भी सुनसान नहीं था, तूफानी घाटी के भीतर। तूफानी घाटी यूनहाई संप्रदाय के सभी सदस्यों से भरी हुई थी। वे फिर से चींटियों के झुंड की तरह दिख रहे थे। सभी एक दूसरे से कंधा मिलाकर धकेले जा रहे थे। कुलीन बुजुर्ग और साधारण बुजुर्ग अब खाई के अंदर नहीं बैठे थे। वे अब एक ऊंचे बैठने के स्थान पर थे जहां से जीवन और मृत्यु के अखाड़े को ऊपर से देखा जा सकता था। ये बैठने का स्थान देखने वालों के लिए भव्य और प्रभावशाली था। ये पूरी तरह से पत्थर से बना था। इस दृश्य को देखकर लिन फैंग ने प्रशंसा से आह भरी। उसे अपने पिछले जीवन के स्टेडियम याद आ गए और उसने सोचा कि तूफानी घाटी का ये बैठने का स्थान उनसे भी कहीं अधिक शानदार है। यूनहाई संप्रदाय आमतौर पर इस बैठने के स्थान का उपयोग नहीं करता था, लेकिन इस बार वे सबको ये दिखाना चाहते थे कि कुलीन शिष्य परीक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। यह विशिष्ट शिष्य परीक्षा के दूसरे दौर की शुरुआत थी। साधारण शिष्यों की रैंकिंग सूची में 100 नाम थे, विशिष्ट शिष्यों की सूची में 81 नाम थे और मुख्य शिष्यों की सूची में केवल 36 नाम थे। लेकिन ये बात सभी को स्पष्ट थी कि जब सबसे शक्तिशाली साधारण शिष्य कुलीन शिष्यों में शामिल हो जाएंगे तो साधारण शिष्यों की रैंकिंग का महत्व काफी कम हो जाएगा। वास्तव में साधारण शिष्यों की रैंकिंग में सबसे शक्तिशाली शिष्य ही शामिल नहीं रह पाएंगे। यही कारण था कि लोग कुलीन शिष्यों और मुख्य शिष्यों की रैंकिंग देखना विशेष रूप से पसंद करते थे। रैंकिंग देखकर शिष्यों की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता था। शिष्यों की शक्ति को समझकर ही संप्रदाय की वर्तमान शक्ति का पता लगाया जा सकता था।
आखिर शिष्य ही तो संप्रदाय का भविष्य थे। नानगोंड लिंग अचानक खड़ी हो गई। सब लोग तुरंत एकदम शांत हो गए। नानगोंड लिंग ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और फिर बोलना शुरू किया। लेकिन उस समय वह हैरान और भौहें चढ़ाए हुए लग रहा था। वह क्षितिज पर दूर तक फैले भयंकर बादलों के तूफान को घूर रहा था। एक अजीब सी उग्र हवा पास आ रही थी। उग्र बादलों का सागर आकाश में ऐसे तेजी से फैल रहा था मानो कोई लहर समुद्र में टकरा रही हो। नानगोंड लिंग यानी हाओ युए संप्रदाय का चूकिंग, वह अपने 7 लोगों के एक समूह को ले जा रहा है। आसमान में बादल तेजी से गिर रहे थे और भयानक गड़गड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। दबाव के कारण हवा कांप रही थी। गड़गड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि शिष्यों के कानों तक पहुंच गई और मानो उनकी आत्माओं को भेद रही हो। कितनी भयावह रूप से शक्तिशाली। सभी लोग आश्चर्य से उस समूह को देख रहे थे जो उनकी ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वे तूफानी बादलों पर सफिंग कर रहे हों। उसी समय आकाश में बादल छाने लगे और ऊपर साफ आसमान से बर्फ के टुकड़े गिरते हुए प्रतीत होने लगे। आइस एंड स्नो विलेज माउंटेन के हान जू तियान मिलने आए हैं। बर्फ के बीच एक दमदार आवाज गूंज रही थी। आवाज के साथ ही अचानक तेज बर्फबारी शुरू हो गई। सबको ठंड लगने लगी। हान जू तियान बर्फ और हिम पर्वतीय गांव के मुखिया थे। दुआन वू तियान और तेंग वू शान भी मिलने आए हैं। बर्फ के बीच से और भी आवाजें सुनाई दी। क्षितिज पर भयंकर बादलों का एक तूफान उनकी ओर बढ़ रहा था और चारों ओर बर्फ ही बर्फ थी। ठंड और दिखाई दे रही शक्ति के भय से हर कोई कांप रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि उस ठंडी हवा में एक भयानक तलवार जैसी ऊर्जा भरी हुई थी। वह बेहद तीखी थी और ऐसा लग रहा था मानो किसी भी क्षण मांस को भेद देगी। हालांकि उसका स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था। दूर आकाश में एक काली परछाई चल रही थी। वह एक विशालकाय राक्षस था जो सिर से पैर तक पूरी तरह काला था। अपने पंखों के हर फड़फड़ाहट से वह हवा में निर्वात पैदा कर रहा था। वह विशालकाय गहरे काले रंग का दानव कुछ दर्जन मीटर लंबा और लगभग 4 मीटर मोटा था। उस पर सवार लोगों ने चांद पांव पहन रखे थे जो हवा में खूबसूरती से लहरा रहे थे। वह जंगली जीव एक अजगर मछली थी जो आकाश में उड़ सकती थी और गहरे समुद्र तक तैर सकती थी। उसके शल्क एकदम काले थे और उसकी पीठ पर विशाल पंख थे। वह एक बहुत ही विचित्र और रहस्यमय प्राणी था। कितना भयानक दिखने वाला राक्षस है। सब लोग उस अजगर मछली को स्तब्ध होकर घूर रहे थे। वह बादलों को निगल रही थी और हर सांस के साथ एक गहरा कोहरा उड़ा रही थी। भीड़ को और भी ज्यादा भयभीत करने वाली बात यह थी कि उसके विशाल पंखों के चारों ओर तलवार की उतनी ही अविश्वसनीय मात्रा में ऊर्जा मौजूद थी। किसी को नहीं पता था कि यह भयानक तलवार की ऊर्जा कहां से आ रही थी। अचानक सभी को हवा में एक विशाल तलवार उड़ती हुई दिखाई दी। तलवार के ऊपर एक आकृति घमंडी मुस्कान के साथ खड़ी थी। नानगोंड लिंग का चेहरा धीरे धीरे बर्फ जैसा ठंडा होता जा रहा था। उसकी आंखों में तलवार जैसी तीखी धार थी जब उसने अपने सामने मौजूद भीड़ को देखा। चुकिन हाओ युए संप्रदाय के कुलपति थे। वे चूझान पेन के पिता थे। हान जू तियान बर्फ और हिम पर्वतीय गांव के मुखिया थे। तेंग वू शान मुशौ संप्रदाय के उपकुलपति थे। दुआन तियान लैंड शाही परिवार का राजकुमार था और वह दुआन हान का पिता भी था जो हाल ही में यूनहाई संप्रदाय में आया था और उसे बाहर निकाल दिया गया था। ये सभी लोग कुछ सबसे शक्तिशाली संप्रदायों और कुलों से संबंधित थे। वे कुलीन शिष्य परीक्षा के दौरान आए थे और ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वे अच्छे इरादों से आए थे। कुलपति नानगोंड लिंग, इतने सारे लोगों का एक ही दिन दर्शन के लिए आना, ये थोड़ा अजीब है। दुआन तियान लैंग उस विशाल तलवार पर खड़ा था। उसने एक भव्य कवच धारण कर रखा था जिससे वह एक राजसी शासक की तरह दिख रहा था। विशाल तलवार धीरे धीरे नीचे उतरने लगी और अपने दबाव से वायुमंडल के फटने की आवाज के साथ अवलोकन मंच की ओर बढ़ने लगी। उसी समय चूकिंग और हान जू तियान भी बेहद ही तिरस्कारपूर्ण भाव से धीरे धीरे चबूतरे की ओर बढ़ रहे थे। दुआन तियान लैंग के बगल में बैठा दुआन हान नानगोंड लिंग को उदासीन भाव से घूर रहा था। नानगोंड लिंग ने हाल ही में उसका अपमान किया था और उसे यूनहाई संप्रदाय छोड़ने के लिए कहा था। अब उसके मन में नानगोंड लिंग के प्रति द्वेष था और वह उसे सबक सिखाना चाहता था। ओह हे, यूनहाई संप्रदाय में दुआन तियान लान का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप निश्चिंत रहिए, नानगोंड लिंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए कहा और फिर आगे बोला, बस हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतने सारे लोगों को साथ लाएंगे। आप सब मेरे यूनहाई संप्रदाय में क्यों आए हैं? कुछ समय पहले ही दुआन हान नाम का वह लड़का आपसे मिलने आया था। उसकी यात्रा का उद्देश्य भी आपको स्पष्ट रूप से पता था। महाराज उन चीजों को देखते हैं जो हम नहीं देख सकते, इसलिए वे शिव युए के पवित्र प्रांगण का निर्माण पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं। अतः उन्हें देश के कुछ सबसे उत्कृष्ट शिष्यों की आवश्यकता है। यूनहाई संप्रदाय को छोड़कर सभी संप्रदायों ने अपने कुछ शिष्यों को चुन लिया है और जवाब दे दिया है। उद्धरण चिन्ह। जब उनकी बात समाप्त हुई तो दुआन तियान लैंग मुस्कुराए और उन्होंने कुछ और नहीं कहा। नानगोंड लिंग का चेहरा अजीब सा बन गया। चुकिंग, हान जू तियान और ये सभी लोग बेहद शक्तिशाली थे। उनके बच्चे भी बेहद प्रतिभाशाली थे। अगर वे अपने शिष्यों को वहां भेजते तो वे शाही परिवार के नियंत्रण में आ जाते और परिणामस्वरूप भविष्य में यूनहाई संप्रदाय से संबंधित नहीं रह पाते। लेकिन चुकिंग ने गौर किया कि दुआन तियान लैंग बहुत ही शांत और मधुर स्वर में बात कर रहा था, इसीलिए नानगोंड लिंग को उसकी बात समझ नहीं आई। ठीक है, दुआन तियान लांग क्या करने का प्रस्ताव रखता है? नानगोंड लिंग ने पूछा। चूंकि नानगोंड लिंग अपने कुछ सर्वश्रेष्ठ शिष्यों को सौंपने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं स्वयं महाराज की ओर से कुछ शिष्यों का चयन करने आया हूँ। आज यूनहाई संप्रदाय में कुलीन शिष्य परीक्षा है। मैं आपके सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों को स्वयं देख सकूंगा और एक एक करके उनका चयन कर सकूंगा। दुआन तियान लैंग ने कठोर स्वर में कहा। यूनहाई संप्रदाय के हर सदस्य के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। कितनी क्रूरता! ये लोग यूनहाई संप्रदाय को किस तरह की जगह समझते हैं? उन्हें किसने यह अधिकार दिया कि वे अपनी मर्जी से प्रतिभाशाली लोगों को चुन लें?
अगर मैं सहमत न हूं तो क्या होगा? नानगोन लिंग ने ठंडी आवाज में कहा। नानगोन लिंग भी अन्य सभी कुलपतियों की तरह सहमत हो जाएगी, दुवान लैंग ने आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा। वह ऐसे बोल रहा था मानो उसका वचन कानून हो और कोई उसका खंडन न कर सके। नानगोन लिंग कुलीन शिष्य परीक्षा के कारण शिष्यों के चयन में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें जल्दबाजी में असहमति भी नहीं जतानी चाहिए। शिव युए का पवित्र प्रांगण साधारण शिष्यों को स्वीकार नहीं करेगा। ये केवल शिव युए देश के सर्वश्रेष्ठ और सबसे उत्कृष्ट शिष्यों को ही स्वीकार करेगा। उन्हें सर्वोत्तम गहन औषधियां, सर्वोत्तम हथियार और सर्वश्रेष्ठ शिक्षक उपलब्ध कराए जाएंगे। संसाधन लगभग असीमित होंगे। उन्हें उपलब्ध सबसे शक्तिशाली कौशल सीखने का अवसर भी मिलेगा। वे मार्शल आर्ट के विशाल भंडार में से चयन कर सकेंगे और वास्तव में देश के स्तंभ बनेंगे। दुवान लैंग यूनहाई संप्रदाय के सभी शिष्यों से ये बातें कह रहा था। वह उन्हें अपार धन का लालच दे रहा था, असीमित मात्रा में हथियार, गोलियां और कौशल प्राप्त करना। यूनहाई संप्रदाय के सभी शिष्य स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। भला ऐसा शानदार अवसर कौन ठुकराएगा? वे साधना के उद्देश्य से यूनहाई संप्रदाय में आए थे। वे शक्तिशाली बनना चाहते थे। यदि ज़ू युए का पवित्र प्रांगण उन्हें बेहतर साधना वातावरण और साथ ही बेहतर साधना सुविधाएं प्रदान कर सकता था, तो यूनहाई संप्रदाय में रहने का उनके पास क्या कारण था? उस समय कई शिष्य बेचैन हो गए। कई शिष्य पवित्र प्रांगण में प्रवेश पाने के लिए अपना सर्वोपरि प्रयास करने को तैयार थे। कितना घृणित है! नानगोन लिंग ने शाप दिया। दुवान लैंग यूनहाई संप्रदाय में फूट डालने की कोशिश कर रहा था। यह सचमुच एक धूर्त और निर्मम योजना थी। नानगोन लिंग को इससे भी ज्यादा असहनीय ये लगा कि वे इन कार्यों से स्पष्ट रूप से यूनहाई संप्रदाय को उकसा रहे थे। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूं कि यूनहाई संप्रदाय का विरोध करने की हिम्मत कौन करेगा, नानगोन लिंग ने सोचा। फिर उसने दुवान लैंग की ओर देखा और कहा, चूंकि दुवान लैंग कुलीन शिष्य परीक्षा देखना चाहता है, इसलिए मैं तुम्हें यहीं रुककर देखने की अनुमति देता हूं। सामान्य शिष्यों और विशिष्ट शिष्यों के बीच होने वाली श्रेणीबद्ध लड़ाइयां अगले दिन के लिए स्थगित कर दी गई हैं। आज केवल विशिष्ट शिष्य ही लड़ सकते हैं। नानगोन की आवाज सुनकर भीड़ में अफरा तफरी मच गई, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने वह निर्णय क्यों लिया था। साधारण शिष्य बहुत कमजोर थे, इसलिए यूनहाई संप्रदाय की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती। मुख्य शिष्य यूनहाई संप्रदाय की रीढ़ थे और वह इन्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बहुत कम समय बचा था जब कोई मुख्य शिष्य संप्रदाय का नया स्तंभ बन सकता था। इसके अलावा अवांछित मेहमानों के सामने मुख्य शिष्यों की शक्ति दिखाना बुद्धिमानी नहीं होती, इसलिए कुलीन शिष्यों को दिखाना ही सबसे उपयुक्त निर्णय था। दुआन लैंग मुस्कुरा रहा था। क्या नानगोन लिंग के कार्यों से कोई फर्क पड़ेगा? कुलीन शिष्यों, जीवन और मृत्यु के अखाड़े में जाओ और रैंकिंग सूची में दिए गए क्रम के अनुसार पंक्ति बनाओ, नानगोन लिंग ने कहा। उच्च पदस्थ शिष्यों की सूची में जिनका नाम 81 शिष्यों में शामिल था, वे विशिष्ट शिष्य थे। पूरी भीड़ उन्हें प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। उनके पास स्वयं को और संप्रदाय को गौरव दिलाने का अवसर था। मैं एलीट शिष्य परीक्षा के दूसरे दौर के नियमों में भी बदलाव करूंगा। अगर आप रैंकिंग में शामिल होना चाहते हैं तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को चुनौती देनी होगी जो पहले से ही रैंकिंग में हो। जीतने पर आपको रैंकिंग मिलेगी। किसी भी शिष्य को 2 बार चुनौती नहीं दी जा सकती, नानगोन लिंग बोलती रही। भीड़ में फिर से शोर मच गया। बहुत से लोग निराश थे और उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं। यह दौर शिष्यों के लिए खुद को और अपनी ताकत को परखने का मौका था, लेकिन नए नियम के कारण परीक्षा का स्वरूप बदल गया था। कई शिष्यों को अब कुलीन शिष्यों के विरुद्ध खुद को परखने का मौका नहीं मिलेगा। ये सभी लड़ाइयां जान की बाजी लगाकर लड़ी जाएंगी। यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। बूम! वह चौंकाने वाला वाक्य सबके दिमाग में बम की तरह फट गया। कोई पाबंदी नहीं, मौत तक। यदि वे कुलीन शिष्यों में से सबसे शक्तिशाली को चुनौती देते तो वे युद्ध और अपनी जान दोनों हार सकते थे। उनके पास हार मानने का कोई विकल्प नहीं था। उनका नरसंहार निश्चित था। जीत का मतलब था शिष्यों की सर्वोपरि सूची में अपना नाम देख पाना। हार के गंभीर परिणाम होते थे, यहाँ तक कि निर्दयी प्रतिद्वंद्वी आपकी जान भी ले सकता था। हार की यह बहुत बड़ी कीमत थी। खतरनाक। जान जोखिम में डालकर जुआ खेलना बहुत खतरनाक है। मैं अगले साल फिर कोशिश करूंगा। पिछले कथन के बाद असंख्य शिष्य सिर हिला रहे थे। उनमें से कई इस बात से सहमत थे कि रैंकिंग में शामिल होने के लिए अपनी जान जोखिम में डालना उचित जोखिम नहीं था। कुलपति लिन फैंग सचमुच बहुत क्रूर है। मैं अभी अभी कुलीन शिष्यों के समूह में शामिल हुआ हूं, लेकिन मैं अभी केवल पहले लिंची स्तर पर ही हूं। उस 81 नामों की सूची में सबसे कमजोर लोग भी दूसरे लिंची स्तर तक पहुंच चुके हैं। मेरे जीतने की कोई उम्मीद ही नहीं है। हान मान के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसने सोचा था कि उसे एलीट डिसिपल परीक्षा के दौरान जितना हो सके लड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह से होंगी। लिन फैंग की भावनाएं कुछ अलग थीं। ये नए नियम शायद भयंकर लड़ाइयों को जन्म देंगे। जो लोग इसमें शामिल होने वाले थे वे न केवल साहसी थे, बल्कि संप्रदाय के सबसे उत्कृष्ट सदस्य भी थे। केवल वही उत्कृष्ट शिष्य अपनी जान जोखिम में डालेंगे। नानगोन लिंग यही देखना चाहता था। वह इन लोगों को अपने शिष्यों की ताकत दिखाना चाहता था। रैंकिंग सूची में शामिल सभी 81 शिष्य अब जीवन और मृत्यु के अखाड़े में लड़ाई के मैदान में हैं। अब आप उनमें से किसी को भी चुनौती दे सकते हैं और मध्य की लड़ाई के मैदान में जा सकते हैं। जब नानगोन लिंग ने बोलना समाप्त किया तो वह बैठ गया और दुवान तियानलैन को देखने लगा। लियो ली यूलिन को युद्ध के लिए चुनौती देने को तैयार है। एक परछाई ने युद्ध के मैदान में कदम रखा। चूंकि एक ही व्यक्ति को 2 बार चुनौती देना असंभव था, इसलिए पहले शिष्य को अन्य शिष्यों पर भारी बढ़त हासिल थी, क्योंकि वह रैंकिंग में बहुत निचले स्थान पर मौजूद व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। यूलिन 81वें रैंक का शिष्य था। उस समय यूलिन के चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। सबसे पहले चुनौती मिलना, यह उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था।
जो कोई भी हम उच्च पदस्थ शिष्यों को चुनौती देने का साहस करेगा उसे मृत्युदंड मिलेगा। रेन वेन यान, जो युद्ध मंच पर सबके सामने खड़ा था, ने कहा। उसने अपने कठोर स्वर से सभी शिष्यों को स्पष्ट कर दिया था कि उच्च पदस्थ शिष्य अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को मार डालेंगे। सहमत, यू लिंग ने कहा और लड़ाई के मैदान में कूद पड़ा। उसने तुरंत अपनी पूरी ताकत से अपने सारे कौशल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। भले ही वेन रेन यान ने न कहा हो, यू लिंग ने अपने प्रतिद्वंदी को जान से मारने की योजना पहले ही बना ली थी। तूफानी घाटी में अचानक बहुत शांति छा गई। जीवन और मृत्यु के अखाड़े में भी लड़ाई के मंच को देख रही थी। मंच पूरी तरह खून से लाल था। मंच पर लाशों का ढेर लगा था। ये सभी लाशें चुनौती देने वालों की थीं। वे सभी हार गए थे और बिना किसी अपवाद के मारे गए थे। उन्होंने लाशों को हटाया नहीं बल्कि उन्हें वहीं छोड़ दिया ताकि चुनौती देने वाले किसी भी व्यक्ति को याद रहे। यही वह स्थान होगा जहां वे अपनी शाश्वत शांति में प्रवेश करेंगे। चुनौती हारने का मतलब निश्चित मृत्यु होगी। ये सबक क्रूर और रक्तपातपूर्ण था। धीरे धीरे इन उच्च पदस्थ शिष्यों को चुनौती देने के इच्छुक लोगों की संख्या घटती चली गई। जिन शिष्यों को चुनौती दी गई थी वे रैंकिंग में सबसे निचले पायदान पर थे। उस क्षण से यदि कोई अन्य व्यक्ति इन उच्च कोटि के शिष्यों को चुनौती देना चाहता था तो उसे रैंकिंग में उनसे भी ऊंचे स्थान पर मौजूद शिष्यों को चुनौती देनी पड़ती थी। उच्च श्रेणी के शिष्यों से जैसी उम्मीद थी उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। यहां तक कि 81वें रैंक पर मौजूद यू लिन भी असाधारण रूप से शक्तिशाली था। नानगोन लिंग अभी भी उदासीन भाव से युद्ध मंच को देख रही थी। वह खूनी सबक इन युवा शिष्यों को यह दिखाने वाला था कि साधना का मार्ग कितना कठिन, क्रूर और निर्मम होता है। साधना के मार्ग पर केवल दृढ़ निश्चयी और चट्टान के समान दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले ही साहपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं। रक्तपात से भयभीत लोग साधना के मार्ग पर अधिक समय तक नहीं टिक पाते। अत्यधिक दयालु हृदय वाले लोग अपनी मूर्खता के कारण मारे जाते हैं। यह ऐसी दुनिया नहीं है जिसे हल्के फुल्के आदर्शों के साथ कम आंका जाए। क्या कुछ निकम्मे किसान व्यर्थ में रैंकिंग हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और क्या यही बात आप सबको इतना हताश और निराश करने के लिए काफी है? वेन रेन यान ने मंच पर पड़े 5 शवों की ओर इशारा करते हुए कहा। फिर उसने पूरी भीड़ पर तिरछी निगाह डाली। वह उन सभी विशिष्ट शिष्यों का उपहास कर रहा था जो उसकी श्रेणी में नहीं थे। वह सर्वोत्कृष्ट कुलीन शिष्य था और इन 5 लोगों में से कोई भी उसके समय के लायक नहीं था। सभी श्रेष्ठ शिष्य क्रोधित थे, लेकिन साथ ही वे खुद को असहाय भी महसूस कर रहे थे। उन्हें वेन रेन यान के कठोर शब्दों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसकी शक्ति को सर्वविदित किया जाता था। बहुत कम लोग थे जो उसे चुनौती देने का साहस करते थे। कुलपति, मुझे लगता है कि अब आप नई रैंकिंग सूची बना सकते हैं। ये सभी दयनीय और निराशाजनक है। वेन रेन यान नानगोंग लिंग को देख रहा था, जो खुद को बेहतर दिखाने के लिए अन्य कुलीन शिष्यों पर अपमानजनक टिप्पणियां कर रहा था। नानगोंग लिंग ने भीड़ की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। वेन रेन यान सचमुच बहुत घमंडी था, लेकिन वह सही था। यूनहाई संप्रदाय में इतने प्रतिभाशाली लोग नहीं थे। निश्चित रूप से वह देर सवेर संप्रदाय के स्तंभों में से एक बन जाएगा। बेहद हास्यास्पद, तुम सचमुच हंसी के पात्र हो। वातावरण में एक तीखी आवाज गूंज उठी। इससे भीड़ कांप उठी। वेन रेन यान हैरान रह गया। उसने चारों ओर देखा कि ये शब्द उससे किसने कहे थे। तुम फिर आ गए। वेन रेन यान ने अपनी आंखों में जानलेवा इरादे लिए कहा। इसमें इतनी बेतुकी बात क्या है? तुम सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन शिष्य हो, फिर भी तुम बेहद अभिमानी हो। तुम दूसरे शिष्यों को नीचा दिखाते हो, उन्हें अपशब्द कहते हो, उन्हें बेकार समझते हो। लेकिन जब तुमने साधना शुरू की थी, क्या तुम इतने ही शक्तिशाली थे जितने अब हो? क्या तुम जन्म से ही लिंची स्तर के अद्वितीय गुरु थे? क्या तुमने कभी सोचा है कि दूसरों की नजर में तुम एक घटिया साधक हो सकते हो? लिन फैंग के होठों के कोने पर एक ठंडी मुस्कान थी और वह लगातार अपशब्द बोल रहा था। वेन रेन यान बेहद घमंडी था। लिन फैंग ने ये शब्द उसे यह एहसास दिलाने के लिए कहे थे कि दुनिया उसकी समझ से कहीं बड़ी है। वेन रेन यान कुएं में फंसे मेढक की तरह था, उसे आकाश की विशालता का अंदाजा नहीं था। घटिया साधक। अचानक किसी ने वेन रेन यान का अपमान करने और उसे घटिया साधक कहने की हिम्मत कैसे की? पूरी भीड़ लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रही थी। वे सब अचंभित थे क्योंकि लिन फैंग अभी भी एक साधारण शिष्य के कपड़े पहने हुए था। क्या सच में वह अभी भी एक साधारण शिष्य ही था? नानगोन लिंग भी हैरान था। उसने संप्रदाय में खुलेआम ये घोषणा करने में बहुत आनंद लिया था कि लिन फैंग एक विशिष्ट शिष्य बन गया है। फिर भी वह एक साधारण शिष्य के कपड़े क्यों पहने हुए था? यूनहाई संप्रदाय के भीतर नानगोन लिंग अपने 4 शिष्यों लिंग हु हेशान, टूफू, वेन रेन यान और लिन फैंग के प्रति बहुत प्रशंसा रखते थे। उस समय लिंग हु हेशान अपने कार्यों से उसे लगातार प्रभावित कर रहा था। फूतू दिन प्रतिदिन और अधिक शक्तिशाली होता जा रहा था। वेन रेन यान में असीम क्षमता प्रतीत हो रही थी। लिन फैंग की बात करें तो वह अभी थोड़ा कमजोर था, लेकिन उसने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर दिया था और उसका भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होने वाला था। ये शिष्य भी नानगोन लिंग को एक अच्छा गुरु मानते थे, इसलिए नानगोन लिंग को आशा थी कि उनके बीच कोई तनाव नहीं होगा। लिन फैंग और वेन रेन यान के बीच मौजूद तनाव शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा। तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का अधिकार किसने दिया? मेरे सामने तुम हमेशा एक घटिया किसान और पहले की तरह ही कचरे का टुकड़ा रहोगे। वेन रेन यान की नीली नीली आंखें बुरी निगाहों से लिन फैंग को घूर रही थीं। तुम सचमुच संकीर्ण सोच वाले हो। तुम उस तरह के इंसान हो जिसे यह नहीं पता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, किस में क्षमता है और किस में नहीं, खासकर किसे अपशब्द कहने चाहिए और किसे कभी अपशब्द कहने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए। लिन फैंग के शब्द और भी गंभीर और कठोर होते जा रहे थे, जिससे वहां मौजूद सभी लोग कुछ हद तक हैरान थे। उन्हें वह आकर्षक लग रहा था। वह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहा था।
वेन रेन यान का सभी लोग सम्मान करते थे और उसने आश्चर्यजनक रूप से उसका अपमान करने की हिम्मत की। वह सचमुच लापरवाह और अपरिपक्व था। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप मुझसे ज्यादा योग्य हैं? वेन रेन यान ने ऐसे पूछा जैसे उसने अभी अभी अपने जीवन का सबसे मजेदार मजाक सुना हो सकता है मैं तुमसे ज्यादा काबिल ना हूं, लेकिन मैं यूं ही लोगों का अपमान नहीं करता और उन्हें कचरा नहीं कहता। मैं इस बात का ध्यान रखता हूं कि मैं किसे नाराज कर रहा हूं। लिन फैंग धीरे धीरे जीवन और मृत्यु के अखाड़े की ओर केंद्रीय युद्ध मंच की तरफ बढ़ते हुए बोला। वह बेहद शांत और गंभीर दिख रहा था। तुम सर्वोच्च श्रेणी के कुलीन शिष्य हो और तुम अन्य कुलीन शिष्यों को तुच्छ समझते हो। तुम कहते हो कि वे बेकार हैं। अगर यहाँ कोई मुख्य शिष्य होता जो तुम्हें निकम्मा कहता तो क्या तुम तब भी इतना घमंडी व्यवहार करने की हिम्मत करते? छी, मेरे शिष्य मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन मैं आखिरकार उन्हें पीछे छोड़ दूंगा, इसलिए उन्हें मुझे बेकार कहने का कोई हक नहीं है। तुम जैसे लोग कभी मुझे पीछे नहीं छोड़ पाओगे और न ही मेरी बराबरी कर पाओगे। वेन रेन यान बेहद अहंकारी था। युन हाई संप्रदाय के शिष्य गुस्से से इतने लाल हो गए थे कि उनके गाल आग बबूला हो रहे थे। वे उसे जितना भी फटकारना चाहते थे उतनी हिम्मत जुटा नहीं पा रहे थे। वेन रेन यान संप्रदाय में अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। बेतुका लिन फैंग जीवन और मृत्यु के अखाड़े के युद्ध मंच के किनारे पर पहुंच चुका था। फिर वह मंच पर चढ़ गया। कई लोगों की नजर में तुम वाकई जीवन में एक बार मिलने वाले विलक्षण प्रतिभा के धनी हो, लेकिन मेरी नजर में तुम एक मूर्ख हो और कुछ नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि युन हाई संप्रदाय तुम्हारा सम्मान क्यों करता है और तुम्हें जरा सा भी महत्व क्यों देता है। जब लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया तो सब लोग स्तब्ध रह गए। वह न केवल वेन रेन यान को अपमानित कर रहा था, बल्कि संप्रदाय की गतिविधियों पर भी सवाल उठा रहा था। कितनी धृष्टता! क्या तुम सच में मरना चाहते हो? वेन रेन यान की आंखों में राक्षसी भाव था और वह धीरे धीरे युद्ध के मैदान की ओर बढ़ने लगा। बहुत धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाते हुए वह किसी ऐसे दानव की तरह लग रहा था जो अपना क्रोध प्रकट करने के लिए तैयार हो। कुलीन शिष्य परीक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरतता। सभी लोग इससे मिलने वाली प्रसिद्धि के लिए रैंक हासिल करना चाहते हैं। जो रैंक हासिल नहीं कर पाते वे रैंक पाने के लिए कमजोर शिष्यों पर निर्भर रहते हैं। रैंक हासिल कर चुके शिष्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए शीर्ष पर बैठे शिष्यों पर निर्भर रहते हैं। यही नियम है, यही दुनिया का स्वरूप है। अगर वे नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की कोशिश में हार भी जाते हैं तो यह कोई अपमान की बात नहीं है। इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। लेकिन वेन रेन यान, तुम दुष्ट हो। आज जो लोग शहीद हुए उनका भी तुम्हें कोई सम्मान नहीं है। तुम सचमुच निर्दयी हो। सर्वोच्च श्रेणी के विशिष्ट शिष्य होते हुए भी अन्य विशिष्ट शिष्यों का अपमान करना, उनकी मृत्यु के बाद भी उन्हें निष्कलंक कहना, यह उन साथी शिष्यों के लिए घोर अपमान है जो यश प्राप्त करने के प्रयास में शहीद हो गए। यह अन्याय है, निर्दयी, क्रूर और अन्यायपूर्ण। युन हाई संप्रदाय और हमारे सभी शिष्यों ने मिलकर तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर युन हाई संप्रदाय कभी किसी बड़ी समस्या में फंस जाए तो क्या वो तुम पर भरोसा कर पाएगा, ये देखते हुए कि तुम्हें अपने शिष्यों को मारने या उनकी हत्या होते देखने की कोई परवाह नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो जाओ, क्या युन हाई संप्रदाय को इससे कोई लाभ होगा? जब लिन फैंग ये गहन शब्द कह रहा था तब पूरा वातावरण एकदम शांत और स्थिर हो गया था। एक क्रूर, निर्दयी और अन्यायपूर्ण फिर भी अत्यंत शक्तिशाली शिष्य, क्या युन हाई संप्रदाय को उसकी जरूरत थी? धमाका! लड़ाई के मैदान पर हिंसक और बर्फीली ठंडी ऊर्जा लहरों की तरह उभरी। तापमान तेजी से गिरने लगा। क्या तुम्हें इस बात पर शर्म आती है कि तुम खुद पर काबू नहीं रख सकते? कोई बात नहीं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लिन फैंग बिल्कुल भी भयभीत नहीं था और ठंडी मुस्कान लिए खड़ा था। लिन फैंग लड़ाई के मैदान के केंद्र की ओर बढ़ा और वेन रेन यान को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। 9 बादलों का महाद्वीप कितना विशाल है। वेन रेन यान, तुम और कहां गए हो? तुमने अपने जीवन में कितने सच्चे प्रतिभाशाली लोगों से मुलाकात की है और तुम ऐसे बात करने की हिम्मत करते हो जैसे स्वर्ग में तुम्हारा कोई मुकाबला ही ना हो। तुम इतने तुच्छ होते हुए भी इतने घमंडी हो और दूसरों को नीचा दिखाते हो। तीसरे लिंची स्तर का साधक बाकी दुनिया के मुकाबले अपेक्षाकृत कमजोर माना जाता है। जू यू देश में ऐसे शहर हैं जहां तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली साधक हैं, जिनकी प्रतिभा का तुम सिर्फ सपना ही देख सकते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम दूसरों से अधिक योग्य कैसे हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हें इस तरह व्यवहार करने का अधिकार किसने दिया। वेन रेन यान, तुम एक ऐसे चूहे की तरह हो जो सिर्फ 1 इंच देख सकता है, एक कुएं की तलहटी में बैठे मेढक की तरह। बस इतना ही। तुम्हें दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि आकाश कितना विशाल है या सागर कितना गहरा है। तुम्हें कुछ भी नहीं पता। लिन फैंग के शब्दों ने सभी को चकित कर दिया। यहाँ तक कि नान गोंडलिंग और दुवान तियानलांग भी लिन फैंग के शब्दों से प्रभावित हुए। लिन फैंग की हर बात गहरी थी और उनकी बुद्धिमत्ता को दर्शाती थी। वेन रेन यान गुस्से से सिर से पैर तक कांप रहा था। लिन फैंग के शब्द इतने तीखे थे कि उसकी आत्मा भी क्रोध से कांप उठी थी। वह देख सकता था कि हर कोई उसे तिरस्कार भरी निगाहों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग अपने शब्दों से ही उसे दंडित करने पर तुला हुआ था। वह दूर कहीं देख रहा था। लिन फैंग ने एक भी झूठ नहीं बोला था और अपने स्वभाव की सच्चाई प्रकट कर दी थी। इस तरह का अन्यायपूर्ण और क्रूर युवा शिष्य, अन्य शिष्यों द्वारा पूजा और आदर किया जाने वाला, बड़ों द्वारा आदरणीय, साधारण शिष्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत, क्या युन हाई संप्रदाय का मूल्य केवल इतना ही था? क्या युन हाई संप्रदाय की कीमत केवल इतनी ही थी? भीड़ में मौजूद हर कोई असहज महसूस कर रहा था। लिन फैंग ने कहा कि वेन रेन यान घमंडी है। उसके बारे में क्या? ये कहना कि युन हाई संप्रदाय का कोई खास महत्व नहीं है, क्या ये कहना उसका घमंड नहीं था? कितना दुस्साहसी साधारण शिष्य है, पूरे युन हाई संप्रदाय को अपमानित करने की हिम्मत कर रहा है।
सचमुच मरना चाहता है, एक वरिष्ठ ने युद्ध मंच को देखते हुए कहा। ये वही वरिष्ठ थे जिन्होंने लिन फैंग को उनके विशिष्ट शिष्यों के वस्त्र और प्रमाण पत्र देने से इनकार करके अपमानित किया था। लू युआन, यूनहाई संप्रदाय में तुम्हारे जैसे बहुत से लोग हैं। तुम्हारी मूर्खता के कारण यह संप्रदाय दिन प्रतिदिन और अधिक प्रदूषित होता जा रहा है। लिन फैंग, जो बिल्कुल भी डरा नहीं था, उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने लू युआन से कहा, तो तुम सोचते हो कि साधारण शिष्य योग्य नहीं है और कुलीन शिष्य अपनी ताकत के कारण दूसरों से श्रेष्ठ हैं। तुम पांचों खुद को बलवान और शक्तिशाली समझते हो, फिर भी तुम अपने साथी शिष्यों की निर्मम हत्या करने का साहस करते हो। एक पराजित प्रतिद्वंद्वी की हत्या करने के लिए तुम कितने शक्तिशाली होने चाहिए? क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसे लोग भी हैं जो तुमसे कहीं अधिक बलवान हैं और वे तुम्हारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं? क्या तुम में से किसी ने भी अपने साथी शिष्य की हत्या करने से पहले इस बात पर विचार किया, सिर्फ इसलिए कि वह बलवान बनना चाहता था? लिन फैंग उन 5 उच्च श्रेणी के शिष्यों को भूल रहा था जिन्होंने अभी अभी अपने प्रतिद्वंद्वियों को मार गिराया था। यमहाई संप्रदाय के नियम तो हैं, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं क्योंकि उन्हें लागू नहीं किया जाता। यहाँ तो बस साथी शिष्यों को नष्ट करना और उन्हें अपमानित करना ही लागू किया जाता है। मैं तुम 5 हत्यारों को चुनौती देता हूँ, मुझे लगता है कि किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। चलिए कुलपति की बात सुनते हैं। लिन फैंग ने बोलना बंद कर दिया। उस क्षण सभी लोग स्तब्ध रह गए। लिन फैंग 5 श्रेणी के कुलीन शिष्यों को चुनौती देना चाहता था। पागल आदमी। लिन फैंग स्पष्ट रूप से पागल था। हालांकि लिन फैंग तलवार की शक्ति का उपयोग करना जानता था, लेकिन ये 5 साधक लिंग ची की दूसरी श्रेणी के थे। वे उसे एक ही वार में मार सकते थे, लेकिन लिन फैंग ने आश्चर्यजनक रूप से एक साथ 5 उच्च श्रेणी के शिष्यों को चुनौती देने का साहस किया। वह कितना पागल था। हान मान का मुंह खुला का खुला रह गया। वह अवाक रह गया। वह आदमी। उस समय भीड़ में लियूफी भी चौंक गई। उसकी खूबसूरत आंखें चिंता से लिन फैंग को घूर रही थीं। उसने सोचा कि लिन फैंग शक्तिशाली तो है, लेकिन अपने सामने खड़े प्रतिभाशाली लोगों से कहीं कमजोर है। इसीलिए वह चाहती थी कि लिन फैंग समय लेकर अभ्यास करे। समय के साथ वह एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। भविष्य में उसका नाम रैंकिंग में जरूर आएगा, लेकिन अगर उसने अभी लड़ाई की तो उसकी जान भी जा सकती है। लेकिन क्या लिन फैंग कोई चमत्कार कर पाएगा? वह कमीना, वह एक ही समय में 5 शीर्ष स्तरीय शिष्यों को कैसे चुनौती दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि उसे उनकी शक्तियों का अंतर ही न पता हो? हरामखोर। लियूफी मन ही मन कोस रही थी। उसे लिन फैंग की सुरक्षा की बेहद चिंता थी। लिन फैंग को अखाड़े से जिंदा निकलने देने का कोई चांस नहीं था। नानगोंग लिंग तो बहुत हैरान था। अचानक 5वें दर्जे के कुलीन शिष्यों को चुनौती देना। क्या उसे ये भी समझ नहीं आया कि शायद ये सब उसकी योजना के अनुसार न हो? उन्होंने स्वयं लिन फैंग को एक विशिष्ट शिष्य घोषित किया था, फिर भी वह अपने साधारण शिष्य के वस्त्र क्यों पहने हुए थे? 5 बहुत ज्यादा हैं। पहले 1 से शुरू करो। नानगोंग लिंग नहीं चाहता था कि लिन फैंग इतना बड़ा जोखिम उठाए। वह अपने 2 सबसे सम्मानित शिष्यों को लेकर भी चिंतित था। उन दोनों के बीच का तनाव उसे पसंद नहीं था। कोई जरूरत नहीं, आप 5 जल्दी करो और मंच पर चढ़ जाओ। लिन फैंग की बातों से ऐसा लग रहा था मानो वह एक नासमझ बच्चा हो जिसे दुनियादारी की कोई समझ न हो। वह अपने विरोधियों से ऐसे बात कर रहा था मानो वे कुछ भी न हो। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। उन 5 में से एक हंस रहा था। लिन फैंग मन ही मन मर चुका था। उसने उन 5 को एक साथ चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? जल्दी से ऊपर जाओ। मैं उसके घमंडी चेहरे को देखते देखते थक गया हूँ। वेन रेन यान ने उसे बीच में ही रोक दिया। वह लिन फैंग की कही बातों के बारे में सोचता रहा कि वह क्रूर, निर्दयी और अहंकारी है, कि वह संप्रदाय के किसी काम का नहीं है। उसके मन में लिन फैंग के लिए गहरी और कड़वी नफरत थी। वेन रेन यान की कही बात के कारण 5 शिष्य जल्दी से आगे बढ़े। 5 आकृतियां युद्ध के मैदान पर चढ़ गईं। अचानक एक प्रबल ऊर्जा ने लिन फैंग पर दबाव डाला। तुम्हें मारने वाले का नाम याद रखना, यू यान। अचानक एक विशाल ज्वाला प्रकट हुई जिसने पूरे मैदान को रोशन कर दिया। यह तेजी से बड़ी और गर्म होती जा रही थी, मानो आसपास की हर चीज से ऊर्जा प्राप्त कर रही हो और सब कुछ अनंत काल तक जलाती जा रही हो। उसके सिर से एक और विशाल ज्वाला निकली और वायुमंडल में फैल गई। बाकी 4 शिष्यों ने भी अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। हर एक पिछले से अधिक शक्तिशाली था। यह द्वितीय लिंगची स्तर के 5 शिष्यों की संयुक्त शक्ति थी। भले ही उन्होंने अपनी आत्मा को मुक्त न किया हो, फिर भी उनकी संयुक्त शक्ति अत्यंत विशाल थी। यहाँ तक कि जो लोग युद्ध के मैदान में नहीं थे वे भी इसे महसूस कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि हमला करने का मौका मिलने से पहले ही लिन फैंग अपने शरीर को घेरने वाले दबाव से मारा जाएगा। धमाका 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 धमाका। 8 अत्यंत शक्तिशाली प्रहारों ने आकाश को घेर लिया और वायुमंडल पर गिरकर उसे पल भर में चकनाचूर कर दिया। प्रत्येक प्रहार आगे बढ़ते हुए कवचधारी घुड़सवारों की भगदड़ जैसा प्रतीत हो रहा था। द 8 स्ट्राइक्स ऑफ डेसोलेशन में महारत हासिल कर ली गई है। भीड़ इस हमले और इसकी असीम शक्ति और सामर्थ्य को देखकर चकित रह गई। 5 शिष्यों के हमलों की ध्वनि लिन फैंग के हमले से टकराकर पूरे वातावरण में गूंज उठी। मर जा। युए यांग ने लिन फैंग की ओर छलांग लगाई। उसके शरीर से पहले से भी अधिक तीव्र और गर्म ज्वालाएं लगातार निकल रही थीं। जब उसने लिन फैंग को विनाश के अष्टकोण का प्रयोग करते देखा था तो वह आश्चर्यचकित रह गया था, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। लेकिन उसने सोचा कि विनाश के अष्टकोण में पूर्ण निपुणता प्राप्त कर लिया गया व्यक्ति भी 5 उच्च श्रेणी के शिष्यों की संयुक्त शक्ति का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। मरना। तलवार की सीटी जैसी ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। वातावरण तलवार की शक्ति से दमक रहा था। यह बेहद आकर्षक लग रहा था। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि उनके बीच बस हल्की सी रोशनी ही दिखाई दी।
फिर धीरे धीरे वह रोशनी गायब हो गई और लिन फैंग के तलवार म्यान में रखने की आवाज सुनाई दी। युए यान के शरीर से अभी भी भीषण ज्वाला निकल रही थी। उसके सिर से भी आग की लपटें निकल रही थीं। अचानक पलक झपकते ही उसकी गर्दन पर एक छोटी सी लकीर उभर आई, जिससे लगातार खून बहने लगा। तलवार म्यान से बाहर निकालना। वे सब लगभग भूल ही गए थे कि लिन फैंग की सबसे बड़ी खूबी तलवारबाजी में थी। वह मुक्केबाजी से कहीं ज्यादा तलवारबाजी में माहिर था। अखाड़े के भीतर तलवार की अविश्वसनीय शक्ति समाहित थी और तलवार अभी भी शक्ति से दमक रही थी। कुछ क्षण पहले लिन फैंग का 8 प्रहार विनाश का हमला अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसने प्रथम लिंगची स्तर की शक्ति का उपयोग करते हुए 5 कुलीन शिष्यों पर हमला किया था। युए यान शायद ये भूल गया था कि लिन फैंग तलवारबाजी में माहिर है और दोनों हाथों का उपयोग कर सकता है। यही भूलने की कीमत थी। लिन फैंग को कम आंकने की छोटी सी कीमत सिर के रूप में चुकानी पड़ी। क्या तलवार म्यान से बाहर निकल रही थी? कई शिष्यों को इस हमले के बारे में पता था। वे आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें लगता था कि तलवार निकालना एक बेकार कला है, लेकिन लिन फैंग के हाथों में यह बहुत शक्तिशाली थी। यह बिजली की गति से तेज थी। उसके हाथों में यह एक अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी कला थी। वह तलवार कितनी अद्भुत, कितनी शानदार। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रक्षक बेई उनकी इतनी सराहना करते हैं। उन्हें कोई भी कौशल दे दीजिए और वे उससे चमत्कार कर सकते हैं। नानगोन लिंग की नजरों में लिन फैंग का सम्मान अब और भी बढ़ गया था। वह संभवतः लिंगची के पहले स्तर पर ही था और उसने 8 विनाशकारी प्रहारों के साथ साथ तलवार म्यान से निकालने की कला में भी महारत हासिल कर ली थी। उसकी क्षमताओं को देखकर यह विश्वास करना मुश्किल था कि वह अभी एक कुलीन शिष्य बना है। अन्य 4 शिष्य विनाश के 8 प्रहारों से बच गए थे। वे सब एक साथ खड़े होकर युद्ध के मैदान में पड़े मृत शरीर को देख रहे थे, फिर भी वे सभी शांत थे। युए यान का रैंक 71वां था। वह 5 शिष्यों में सबसे बलवान था, लेकिन लिन फैंग ने उसे एक ही वार में मार डाला। अगर बाकी 4 में से कोई भी होता तो वे उस वार को सहन नहीं कर पाते। युए यान से अधिक शक्तिशाली लिन फैंग में उन सभी को मारने की क्षमता थी। अभी अभी जो कुछ हुआ था उस पर विचार करते हुए वे लिन फैंग को ध्यान से देखते हुए और भी अधिक सतर्क हो गए थे। हवा में एक हल्की सी जानलेवा ठंडक छा गई थी और हल्की हवा के झोंके से वह ठंडक छूते ही शिष्यों को कपकपा देती थी। जब मैं तुम्हारी जान लूंगा तो याद रखना कि तुमने पहले भी बेरहमी से दूसरों की जान ली है। तुम्हें भी उसी तरह किसी ऐसे व्यक्ति के हाथों मारा जाएगा जो तुमसे कहीं अधिक शक्तिशाली है। यही तुम्हारा चुना हुआ भाग्य है। अब तुम्हें अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। लिन फैंग ने बोलना समाप्त किया और आगे बढ़ने लगा। तलवार की ऊर्जा वातावरण में फैलने लगी थी और उसकी तलवार की नोक पर संघनित होने लगी थी। चारों श्रेष्ठ शिष्यों की पीठ पर ठंडे पसीने की लहर दौड़ गई। वे तलवार के भीतर समाहित तलवार शक्ति की प्रबलता को महसूस कर सकते थे। क्या लिन फैंग पहले से ही तलवारबाजी का उस्ताद था? वह तलवार शक्ति पर इतनी उच्च स्तर की महारत कैसे हासिल कर सकता था? अखाड़े के भीतर एक प्रबल ऊर्जा व्याप्त थी और हर कदम के साथ यह और भी प्रबल होती जा रही थी। चारों शिष्यों को यह महसूस हो रहा था कि लिन फैंग के हर कदम के साथ तलवार की भयानक शक्ति और ऊर्जा बढ़ती जा रही है। ऐसा लग रहा था मानो ये शक्ति वातावरण से ऊर्जा को सोख रही हो। हम इसमें एक पल की भी देरी नहीं कर सकते। मेरी ऊर्जा कमजोर होती जा रही है, जबकि तलवार की शक्ति और उसकी तलवार में समाहित ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हमने बहुत देर कर दी तो हमारा अंत निश्चित है। वे चारों लिन फैंग पर पैनी नजर रखे हुए थे और समझ गए थे कि स्थिति बेहद खतरनाक होती जा रही है। उसी समय वे सभी अलग अलग दिशाओं से लिन फैंग की ओर दौड़ने लगे। मरना। एक अत्यंत प्रचंड तलवार की शक्ति अन्य 4 शिष्यों पर दबाव बनाने लगी। उसका हाथ थोड़ा सा हिला और अचानक वातावरण में एक तेज रोशनी फैल गई। अचानक खून की 2 फुहारें खूनी तीरों की तरह हवा में उठी और एक अंतहीन धारा में तब्दील हो गई। उसकी तलवार इतनी घातक थी कि हर वार से एक और जान चली जाती थी। 2 शव जमीन पर जोर से गिरे, जिससे हल्की सी आवाज हुई। लिन फैंग की ओर दौड़ते समय बचे हुए 2 शिष्यों ने मृत शिष्यों की तुलना में थोड़ा धीरे चलना चुना। उन्होंने उन्हें धोखा दिया था और उन्हें ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन क्या उन्हें लगता था कि वे जीवित बचेंगे? भीड़ में मौजूद हर कोई डर से कांप रहा था, खासकर कुछ कुलीन शिष्य। कैसे लिन फैंग इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? वह जिस ची का उपयोग कर रहा था वह न केवल प्रथम श्रेणी की लिंगची थी, बल्कि उसने एक ही प्रहार में कुलीन शिष्यों को मार डाला था। वह 5 कुलीन शिष्यों से लड़ रहा था और पिछड़ने के बजाय उसने उनमें से 3 को मार डाला था। निर्वाण की तलवार। यह जुबान स्तर की एक औसत कौशल है। ये कौशल तलवार के प्रत्येक प्रहार की शक्ति को बढ़ाता है और साधक को तलवार की शक्ति का उपयोग करते समय अपनी शक्ति को काफी हद तक बढ़ाने में सक्षम बनाता है। कई लोग लिन फैंग और उसकी तलवारबाजी को देख रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उसने ऐसी कलाओं को चुना हो जिन्हें आमतौर पर दूसरे शिष्य नजरअंदाज कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते थे कि निर्वाण की तलवार एक बेकार कला है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि निर्वाण की तलवार वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण है जिसमें उच्च स्तरीय जुबान कौशल के बराबर क्षमता है। हालांकि इसके लिए संसार और मौलिक शक्तियों की उन्नत समझ आवश्यक थी। इसका अभ्यास करना बहुत कठिन था। यही कारण था कि इतने सारे लोगों ने इस कला पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन लिन फैंग उस कौशल में पहले ही महारत हासिल कर चुका था और अपनी तलवार में निहित बढ़ी हुई शक्ति का पूरा लाभ उठा सकता था। पलायन। बाकी बचे दोनों मन ही मन सोचने लगे। उनके मन में बस भागने का ही ख्याल था। वे अब लिन फैंग से लड़ नहीं सकते थे। वे दोनों मुड़े और अलग अलग दिशाओं में पीछे हटने की कोशिश करने लगे। मरना। लिन फैंग की आंखें बहुत तेज थीं। उसकी तलवार चमक उठी और एक अत्यंत शक्तिशाली तलवार ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई और फिर वातावरण को भेदते हुए नीचे की ओर बढ़ी। यह ऊर्जा सीधे बचे हुए दोनों शिष्यों की ओर लक्षित थी। जब ऊर्जा उनके शरीर को भेद गई तो वे दोनों जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। उन 5 शिष्यों के नाम अब उस पत्थर से मिट चुके थे जिस पर पदक्रम सूची अंकित थी।
निर्वाण की तलवार कितनी शक्तिशाली, कितनी भयानक तलवार की शक्ति, कितनी ताकतवर। कई साधारण शिष्य और यहाँ तक कि कुलीन शिष्य भी लिन फैंग को श्रद्धा भरी निगाहों से देख रहे थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वेनरेन यान को चुनौती देने का साहस किया था। लिन फैंग की क्षमता और प्राकृतिक प्रतिभा वेनरेन यान से कहीं अधिक थी, लेकिन अभ्यास के कम समय के कारण उसकी साधना का स्तर कम था। पर्याप्त समय मिलने पर वह निश्चित रूप से वेनरेन यान से अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। लियू फी की सुंदर आंखें चौड़ी हो गईं। जो कुछ उसने अभी देखा था उससे वह कांप रही थी। उस कमीने ने 5 उच्च श्रेणी के शिष्यों को मार डाला। ऐसा लगता है कि मैं कभी भी उससे बदला नहीं ले पाऊंगा और उसे हरा नहीं पाऊंगा। लियू फेई सोच रही थी। उसका मुख्य लक्ष्य ताकतवर बनना और लिन फेई को हराना था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वह नीच बदमाश उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर और प्रतिभाशाली होगा। ऐसा लग रहा था कि इस जन्म में उससे बदला लेना नामुमकिन होगा। लेकिन लियू फेई ने कड़ी मेहनत करना नहीं छोड़ा, क्योंकि शायद एक दिन उसे फिर से बढ़त हासिल करने का मौका मिल जाए। नानगोन लिंग लड़ाई के मंच को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेर रही थी। उस आदमी ने बिना किसी झिझक के 5 बेहद प्रतिभाशाली और उच्च श्रेणी के शिष्यों की हत्या कर दी। कुलपति, यद्यपि वे काफी शक्तिशाली शिष्य थे, फिर भी वे अपने साथी शिष्यों का इतनी बेरहमी से संहार कर रहे थे। शायद अंत में वे इस संप्रदाय के लिए विपत्ति साबित हो। मोशी ने हिलते हुए नानगोन लिंग के कान में कुछ फुसफुसाया। नानगोन लिंग ने मोशी की ओर देखा और सचमुच निराश प्रतीत हुआ। फिर उसने कहा, जब इन 5 शिष्यों ने अपने साथी शिष्यों का वध किया और जब वेनरेन यान ने इसे मंजूरी दी, तो तुमने उस समय कुछ क्यों नहीं कहा? कुलपति, लिन फैंग ऐसा कैसे कर सकता है? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। मोशी ने पूछना शुरू किया। ठीक है, मुझे अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका काफी हद तक अंदाजा है। मोशी द्वारा बीच में टोकने से नानगोन लिंग चिढ़ गई। मोशी के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। वह लिन फैंग को देखे बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसके दिल में अब भी उम्मीद थी कि उसे मारने का मौका मिलेगा। मोशी की लिन फैंग को मारने की इच्छा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लिन फैंग के जीवित रहते हुए वह यूनहाई संप्रदाय में रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लिन फैंग, नानगोन लिंग लिन फैंग को देख रही थी, जो लड़ाई के मंच पर मुस्कुराते हुए खड़ा था। कुलपति, लिन फैंग ने पीछे मुड़कर नानगोन लिंग की ओर देखा, जो खड़ी हो गई थी। तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारी ताकत से तुम ये रैंक वाले मुकाबले जीत जाओगे, लेकिन शामिल होने से पहले क्या तुम्हें कुछ करना जरूरी नहीं था? नानगोन लिंग ने मुस्कुराते हुए पूछा। लिन फैंग उसे हर दिन और भी ज्यादा संतुष्टि देता था। लिन फैंग न सिर्फ बेहद ताकतवर, शक्तिशाली और जन्मजात प्रतिभाशाली था, बल्कि विनम्र भी था। उसमें जरा भी घमंड नहीं था। लिन फैंग जिद्दी था, लेकिन अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता था। अपनी प्रतिभा और ताकत के बावजूद वह हमेशा एक आम इंसान की तरह व्यवहार करता था। दूसरी ओर वह चीजों को समझ सकता था और निष्कर्ष निकाल सकता था, जैसे कि जब उसने कहा था कि 9 बादलों के पूरे महाद्वीप को ध्यान में रखते हुए लिंग क्यू स्तर तक पहुंचने वाले साधक वास्तव में कमजोर थे। लिन फैंग भी अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था और उसे लगता था कि वह किसी समय पदानुक्रम में ऊपर चढ़कर देश या यहाँ तक कि महाद्वीप में भी एक उच्च पद प्राप्त कर सकता है। क्या? लिन फैंग ने पूछा। अपने विशिष्ट शिष्यों के वस्त्र पहन लो। नानगोन लिंग हंस पड़ी। लिन फैंग सचमुच एक असाधारण प्रतिभा का धनी था। दुवान तियानलैंग जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति में अपने पुराने साधारण शिष्य के वस्त्र पहनना उचित नहीं था। हे, लिन फैंग के चेहरे पर एक छिपी हुई मुस्कान थी। उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं न तो कुलीन शिष्य के वस्त्र पहनूंगा और न ही कुलीन शिष्य बनूंगा। अगर मैंने जीवन और मृत्यु के अखाड़े के युद्ध मंच पर लड़ाई लड़ी थी, तो सिर्फ इन कुछ लोगों को उनकी अज्ञानता दिखाने के लिए। नानगोन लिंग ने भौहें चढ़ा ली। वह उलझन में था और इसलिए उसने पूछा, इसका क्या मतलब है? क्या आप कृपया समझा सकते हैं? कुलपति, साधारण शिष्य यूनहाई संप्रदाय के वास्तविक शिष्य नहीं माने जाते और वे अपनी इच्छा अनुसार संप्रदाय छोड़ सकते हैं। क्या ये सही है? लिन फैंग की बातों से नानगोन लिंग का दिल जोर से धड़कने लगा। वह बहुत असमंजस में था, लेकिन उसने कुछ भी जाहिर नहीं किया और बस इतना कहा, सही। कुलपति, मुझे आशा है कि आप मुझे इसके लिए क्षमा कर देंगे, लेकिन अब से मैं यूनहाई संप्रदाय का सदस्य नहीं हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग के शब्दों ने असंख्य लोगों को स्तब्ध कर दिया। लिन फैंग यूनहाई संप्रदाय छोड़ना चाहता था। ये कैसा मजाक था? लिन फैंग जीवन और मृत्यु के अखाड़े के युद्ध मंच पर एक ऐसे योद्धा की तरह खड़ा था जिसे हर कोई पूछता और सम्मान देता था, लेकिन फिर उसने अचानक संप्रदाय छोड़ने की घोषणा कर दी। ये शब्द सुनकर लोगों को कैसा महसूस होना चाहिए था? वे स्तब्ध क्यों नहीं होते? हर कोई यह समझना चाहता था कि लिन फैंग ने ऐसा व्यवहार क्यों किया। उन्हें स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी। हा, एक बेकाबू हंसी फूट पड़ी। दुवान तियानलैंग लगातार हंस रहा था। फिर उसने नानगोन लिंग की ओर देखकर कहा, लगता है यूनहाई संप्रदाय को कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आपके लिए इतने अद्भुत शिष्य को अलविदा कहना कितना दुखद है, कितना मजेदार है। सच में बहुत हंसी आ रही है। लिन फैंग, है ना? तुम ज़ूयू के पवित्र प्रांगण में आ सकते हो, जहां तुम्हें एक और भी शक्तिशाली साधक बनने के लिए आवश्यक सब कुछ प्राप्त होगा। लिन फैंग, मेरा संप्रदाय हिम और हिम पर्वत ग्राम आमतौर पर केवल उन्हीं साधकों को स्वीकार करता है जिनके पास हिम या बर्फ की आत्मा होती है। आज मैं अपवाद के तौर पर तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तुम हमारे साथ जुड़ने के इच्छुक हो तो मैं तुम्हें तुरंत अपना मुख्य शिष्य बना दूंगा। हमारे हाओ यूए संप्रदाय के लिए भी यही बात लागू होती है। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्रमुख शिष्य बनने की व्यवस्था कर सकता हूँ। कुछ शक्तिशाली लोग यूनहाई संप्रदाय के सभी सदस्यों के सामने लिन फैंग को अपने संप्रदाय में शामिल करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे यूनहाई संप्रदाय के सदस्य क्रोधित हो गए। यूनहाई संप्रदाय के सदस्यों के गाल लाल हो रहे थे। उन्हें इन हरकतों से बेहद अपमान महसूस हो रहा था।
मैं इस बारे में सोचूंगा, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए उदासीन स्वर में कहा। कितना छोटा कमीना है, अगर अब नहीं मरा तो यूनहाई संप्रदाय और उसके मरे हुए शिष्य भी कलह का शिकार हो जाएंगे। मोशी गुस्से से चिल्लाया। हालांकि मन ही मन वह ठंडी मुस्कान लिए बैठा था। लिन फैंग को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ेगा। चुप हो जाओ, नानगोन लिंग गुस्से से चिल्लाया, जिससे मोशी दंग रह गया। मोशी तब और भी हैरान हो गया जब उसने देखा कि नानगोन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। लिन फैंग, 3 दिन पहले मैंने तुम्हें स्वयं एक विशिष्ट शिष्य बनाया था। तुम एक विशिष्ट शिष्य बनने के लिए बहुत उत्सुक थे। अब क्या हुआ? तुम यूनहाई संप्रदाय को छोड़कर उसके खिलाफ विद्रोह क्यों करना चाहते हो? नानगोन लिंग खुद को शांत रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का संप्रदाय छोड़ना आसान नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि संप्रदाय के अन्य सदस्यों ने उसे धमकी दी हो कि अगर वह संप्रदाय नहीं छोड़ेगा तो वे उसे मार डालेंगे? इसके खिलाफ विद्रोह करके इसे छोड़ देना। कुलपति जी, विद्रोह शब्द वास्तव में उपयुक्त नहीं है। दरअसल यूनहाई संप्रदाय ने ही मुझे त्याग दिया है। इस संप्रदाय में मेरे लिए अपना स्थान बनाना असंभव सा लगता है। समझाओ, नानगोन लिंग ने संदेह से भरे स्वर में कहा। सबसे पहले मैं कुलपति से कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगा, क्या यह संभव है? निस्संदेह तुमसे हो सकता है। कुलपति जी, एक साधारण शिष्य के रूप में सीखने के लिए कोई नहीं होता। व्यक्ति को केवल स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। क्या यह सही है? लिन फैंग ने पूछा। बिल्कुल सही, नानगोन लिंग ने सिर हिलाते हुए कहा। दरअसल यह हमेशा से ऐसा ही था। यहाँ तक कि वरिष्ठों से साधना की शिक्षा प्राप्त करने वाले विशिष्ट शिष्यों की संख्या भी बहुत कम थी। गुरुजी, एक साधारण शिष्य के रूप में यदि कोई नए कौशल और चपलता तकनीक सीखना चाहता है तो वह केवल शिनचेन मंडप की पहली मंजिल तक ही जा सकता है। ये सभी कौशल और चपलता तकनीकें पीले स्तर की हैं। इन कौशलों और चपलता तकनीकों को कहीं और से भी प्राप्त किया जा सकता है। अनेक स्थानों पर ये कौशल और तकनीकें उपलब्ध हैं। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल, नानगोन लिंग ने फिर से सिर हिलाते हुए कहा। चूंकि ऐसा है तो अब तक मैंने जो कुछ भी सीखा है, साधना के मार्ग पर मैंने जो भी प्रगति की है, क्या ये कहना गलत होगा कि यह सब केवल मेरी मेहनत का नतीजा है और मैंने सब कुछ अकेले ही सीखा है? इसलिए चूंकि यूनहाई संप्रदाय और मेरे बीच कोई मजबूत संबंध नहीं है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि यूनहाई संप्रदाय मेरे लिए लगभग कुछ भी मायने नहीं रखता? क्या ये कहना गलत होगा कि यूनहाई संप्रदाय का सदस्य होना मेरे लिए लगभग बेकार है? जब नानगोन लिंग ने लिन फैंग की बातें सुनी तो उसका चेहरा बदल गया और वह पीला पड़ गया। ये सोचकर वहां मौजूद सभी लोग भी पीले पड़ गए, लेकिन कोई भी लिन फैंग की बात को नकार नहीं सका। उसी क्षण नानगोन लिंग ने फिर सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं। यूनहाई संप्रदाय का आपके लिए लगभग कोई महत्व नहीं है, लेकिन आप आखिरकार यूनहाई संप्रदाय के सदस्य हैं। यूनहाई संप्रदाय ने आपको कुछ नहीं दिया, इसलिए इसे छोड़ना गलत कारण है। ये तर्कहीन है। हालांकि अगर आप अन्य कारणों से, अपने निजी हितों के कारण इसे छोड़ना चाहते हैं तो यह निश्चित रूप से कृतघ्नता होगी। कुलपति, कृपया मेरे बोलने तक प्रतीक्षा करें। आगे बढ़ो, नानगोन लिंग ने कहा। हम दोनों की पहली मुलाकात यही जीवन मृत्यु के अखाड़े में हुई थी। मैं अलोकप्रिय था और मुझे कोई नहीं जानता था। मैं एक आम आदमी था। चुझान पेंग लिनकियान के साथ आए थे। वे मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे और क्योंकि मैं एक साधारण शिष्य था, इसलिए एल्डर मोशी मुझे जल्द से जल्द उनके हवाले करना चाहते थे। उस समय आपको नहीं पता था कि मैं उतना कमजोर नहीं था जितना सब सोचते थे। अगर मैं आपको संप्रदाय से निकाले जाने से नहीं रोक पाता तो शायद मैं आज संप्रदाय का सदस्य नहीं होता। क्या ये सही है? मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की थी, नानगोन लिंग ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा। सभी लोग भावुक हो गए। नानगोन लिंग एक खुले विचारों वाली व्यक्ति थी। कुलपति, जब भयंकर जानवरों का सैलाब आया, उस समय मैं वहां शिकार कर रहा था और किसी को परेशान नहीं कर रहा था। तभी मोशी, जो मुझसे घोर घृणा करता है, ने मुझ पर फिर से हमला कर दिया क्योंकि मैं एक साधारण शिष्य था। उसने मुझे उन बेहद खतरनाक भयंकर जानवरों के हवाले करने की कोशिश की। उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। जब लोगों ने देखा कि मैं मरा नहीं तो उन्हें मेरी ताकत पर भरोसा होने लगा। लेकिन मोशी को पहले की तरह कोई सजा नहीं मिली क्योंकि मैं एक साधारण शिष्य था। मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। क्या ये सही है? नानगोन लिंग अवाक रह गया। वाकई ये दूसरी बार था जब उसने इतनी बड़ी गलती की थी। अगर लिन फैंग इतना ताकतवर न होता तो मोशी के हाथों उसकी मौत हो सकती थी। उस समय नानगोन लिंग मोशी को घूर रही थी। लिन फैंग यूनहाई संप्रदाय छोड़ना चाहता था और मोशी किसी भी जिम्मेदारी से इनकार करता हुआ प्रतीत हो रहा था। यह मेरी दूसरी बड़ी गलती थी, नानगोन लिंग ने दूसरी बार स्वीकार किया। लिन फैंग, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उस घटना से रक्षक बेई बहुत क्रोधित थे। उन्होंने मोशी को घायल भी कर दिया था। उस समय तो उन्होंने मोशी को लगभग मार ही डाला था। रक्षक बेई के दिल में तुम्हारा विशेष स्थान है। मुझे लगता है कि अगर तुम यूनहाई संप्रदाय छोड़ दोगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। प्रोटेक्टर बेई को लिन फैंग की इतनी परवाह थी कि उन्होंने मोशी को लगभग मार ही डाला था। नानगोन लिंग वर्जित विषयों पर बात करने से इसलिए नहीं बच रहा था क्योंकि इस समय बहुत कुछ दांव पर लगा था। जब उसने ये कहा तो कई बुजुर्गों ने अजीब सा चेहरा बना लिया। वे सभी जानते थे कि रक्षक बेई किस तरह के व्यक्ति थे और आश्चर्य की बात यह थी कि वह लिन फैंग की इतनी परवाह करते थे। नानगोन लिंग से कुछ ही दूरी पर एक और बुजुर्ग व्यक्ति था जिसने बहुत ही अजीब सा चेहरा बना रखा था। वह लू युआन था। बेवकूफ, इसमें कोई हैरानी नहीं कि जू यू ने रैंकिंग लिस्ट के सामने लिन फैंग की रक्षा की। इसमें भी कोई हैरानी नहीं कि उसने मुझे रोकने के लिए कदम उठाए। लू युआन उदास चेहरा बना रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग का इतना भयानक अतीत होगा। उसे रक्षक बेई ने संरक्षण दिया था। उसे अचानक समझ आया कि जू यू ने उससे क्यों कहा था कि उसे उस दिन अपने किए पर पछतावा होगा। लिन फैंग भी भावुक हो गया।
उसे नहीं पता था कि काल्पनिक दानव के साथ जो कुछ हुआ था उसके बाद रक्षक बेई इतने क्रोधित हो गए थे कि उन्होंने मोशी को जान से मारने की कोशिश की थी। लिन फैंग को बुरा लगा क्योंकि वह उनका एहसान नहीं चुका सका और रक्षक बेई ही वह व्यक्ति थे जिनकी वह वास्तव में सराहना करता था। लिन फैंग यूनहाई संप्रदाय को छोड़ने के लिए अनिच्छुक था क्योंकि जिन संरक्षकों ने उसके प्रति इतनी दयालुता दिखाई थी वे उसके प्रति बहुत स्नेह रखते थे। उसके कुछ बहुत अच्छे मित्र भी थे जैसे हान मान, जिन यून, संरक्षक बेई और संरक्षक कोंग, और वह लियूफी को भी थोड़ा याद करेगा। प्रोटेक्टर बेई से जुड़े मामले में भी मोशी एक ऐसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं जो खुद को बाकी सभी से श्रेष्ठ मानते हैं और अक्सर अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। यह एक सच्चाई है। इसके अलावा 3 दिन पहले जब मैं अपने कुलीन शिष्य के वस्त्र और प्रमाण पत्र लेने गया था तब वेन रेन यान ने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मेरे दोस्तों पर हमला किया। वेन रेन यान भी यूनहाई संप्रदाय का शिष्य है। मैं इसके लिए यूनहाई संप्रदाय को बिल्कुल भी दोषी नहीं ठहराऊंगा, लेकिन एल्डर लू युआन वहां मौजूद थे और उन्होंने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन लू युआन यूनहाई संप्रदाय के एक वरिष्ठ हैं। उन्होंने न केवल इसे होने से रोकने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मर जाना चाहिए क्योंकि मैं वेन रेन यान जितना शक्तिशाली नहीं था। क्या संप्रदाय में हर कोई जो वेन रेन यान जितना या उससे भी अधिक शक्तिशाली नहीं है उसे मर जाना चाहिए? ये सब सच है। जब टकराव समाप्त हुआ तो मैंने अपने कुलीन शिष्य के वस्त्र और प्रमाण पत्र 2 बार मांगे, लेकिन लू युआन ने केवल एक ही वाक्य में जवाब दिया, चले जाओ। जब लिन फैंग ने अपनी बात समाप्त की तो सभी को उसकी बात समझ आ गई। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उसे अभी भी एक साधारण शिष्य माना जाता था और वह कुलीन शिष्य का वस्त्र और प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं कर पाया था। ये सब संप्रदाय के एक अन्य वरिष्ठ शिष्य द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके उसे दंडित करने के कारण हुआ था। लू युआन ने लिन फैंग पर अत्याचार करके वेन रेन यान का पक्ष जीतने के लिए वरिष्ठ शिष्य के रूप में अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया था। उस समय सब लोग लू युआन को भूल रहे थे। वह डर से सिर से पैर तक कांप रहा था। उसके पूरे शरीर पर मानो कोई भारी बोझ पड़ा हो। अगर उसे पहले से पता होता कि ऐसा होगा तो क्या वह भी ऐसा ही करता? लू युआन, क्या लिन फैंग ने जो कहा वह सच है? नानगोन लिंग का लहजा उदासीन था लेकिन फिर भी दृढ़ और प्रभावशाली था। इस स्थिति में लू युआन के झूठ बोलने को वह बर्दाश्त नहीं करेगा। कुलपति लू युआन जमीन की ओर देख रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नानगोन लिंग की ओर देखे। उस पल उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। आखिर उसकी वजह से क्या हुआ था? उसने वेन रेन यान की वजह से लिन फैंग को उकसाया था। क्या वेन रेन यान आज उसकी मदद करेगी? उसे अपने कर्मों का फल अकेले ही भुगतना होगा। जब नानगोन लिंग ने लू युआन की प्रतिक्रिया देखी तो वह तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था और स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन फैंग ने जो कुछ भी कहा था वह सच था और वह तो खुद को एक साधारण शिष्य ही कहता रहा। कितनी बड़ी त्रासदी। ठीक है, आपके पास बहुत अधिकार है, लेकिन मैं उन सभी का सम्मान करता हूं जो अपनी क्षमता के बल पर विशिष्ट शिष्यों में से एक बन सकते हैं। जब आपने उसे चले जाने को कहा तो आप अप्रत्यक्ष रूप से मुझे भी चले जाने को कह रहे थे, है ना? मैं ऐसा करने की हिम्मत कभी नहीं करूंगा। लू युआन ने अपना सिर झुका लिया और जमीन की ओर देखने लगा। उसे कपकपी सी महसूस हुई। वह संप्रदाय में एक साधारण एल्डर था। उसका कोई विशेष पद या दर्जा नहीं था। वह अन्य एल्डर्स जितना शक्तिशाली भी नहीं था। मोशी और लू युआन की तुलना नहीं की जा सकती थी। मोशी तो लिन फैंग को देखते ही जान से मारने की कोशिश करता। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। नानगोन लिंग की बेपरवाही भरी आवाज सुनकर लू युआन घबरा गया। उसे नहीं पता था कि नानगोन लिंग उसके साथ क्या करने वाली है, इसलिए वह भयभीत था। उसे डर था कि उसे कोई अज्ञात दंड न मिल जाए। नानगोन लिंग ने लिन फैंग को देखा और अनजाने में उसके चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई। हर बार जब वे मिले थे कोई न कोई फैंग को मारना चाहता था और संप्रदाय के किसी बड़े ने उसके साथ अन्याय किया था। कुलपति, आज आपको मुझे और मेरे साथ जो कुछ हुआ है उसे समझना होगा। मुझे नहीं पता कि मोशी कब मुझे फिर से मारने की कोशिश करेगा। मुझे ये भी ठीक से नहीं पता कि संप्रदाय में मोशी और लू युआन जैसे कितने लोग हैं। भले ही यूनहाई संप्रदाय में एक कुलीन शिष्य का दर्जा ऊंचा हो, फिर भी वह एक एल्डर से नीचे ही होता है। पहले की तरह ही अगर कोई एल्डर मुझे मारना चाहे तो वह जब चाहे तब ऐसा कर सकता है, मानो मैं कचरे का एक टुकड़ा मात्र हूं जिसे वे कभी भी फेंक सकते हैं। संप्रदाय के लिए हम शिष्यों का यही महत्व है। लिन फैंग के कहे हर शब्द का सबके दिलों पर गहरा असर हो रहा था। सब कुछ सच था, इसलिए कोई भी उसकी कही बात को नकार नहीं सकता था। नानगोन लिंग भी उसकी कही किसी बात का खंडन नहीं कर पाए। लिन फैंग, तुम मुझसे नानगोन लिंग से क्या करवाना चाहते हो? ये शब्द कहते हुए नानगोन लिंग ध्यान से लिन फैंग को घूर रही थी। सभी लोग अचंभित थे। नानगोन लिंग लिन फैंग को रोकना चाहता था। ऐसा लग रहा था मानो उसने अपने मुखिया का दर्जा पूरी तरह से त्याग दिया हो। ऐसा लग रहा था मानो नानगोन लिंग लिन फैंग से रुकने की भीख मांग रहा हो। दरअसल ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दुनिया में ताकत और सामर्थ्य ही सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। ताकत या सामर्थ्य के बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है। समस्या की जड़ यही है और इसकी जड़ें संप्रदायों में गहरी हैं। जब लिन फैंग ने देखा कि नानगोन लिंग इस मामले को कैसे संभाल रहे हैं तो उन्हें अच्छा लगा। एक कुलपति होने के नाते उन्होंने मान सम्मान और यश को भुला दिया था और उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही थी, लेकिन उन्हें इसकी परवाह नहीं थी। वे जानते थे कि कुछ बार क्षमा मांगना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही सही तरीका है। इस तरह नानगोन लिंग ने दिखाया कि वे अपने सभी शिष्यों से प्रेम करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा बचाने की कोशिश नहीं की और अपनी गलती को स्वीकार किया। कुलपति, आपने मुझे पहले ही बताया है कि केवल बलवान और शक्तिशाली लोगों को ही सम्मान मिलता है और उन्हें ही महत्वपूर्ण सदस्य माना जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उत्कृष्ट शिष्यों को भी
बाकी सभी की तरह शुरुआत में निम्न स्तर से ही गुजरना पड़ता है और उन्हें बेकार समझा जाता है। इस संसार में हर कोई, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, एक समय निम्न स्तर का साधक होता है। हम सभी का विकास कभी नहीं रुकता और हर व्यक्ति की अपनी गति होती है। कल्पना कीजिए कि असाधारण क्षमता वाले निम्न स्तर के साधक शुरुआत में ये सोचे कि वे महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि उन्होंने दूसरों की तरह तेजी से प्रगति नहीं की। अगर वे ये सोचे कि यूनहाई संप्रदाय के लिए उनका कोई महत्व नहीं है, तो भविष्य में उनकी साधना कितनी निराशाजनक होगी। बलवान होने के बाद वे संप्रदाय में विश्वास कैसे रख पाएंगे? वे कैसे मान पाएंगे कि उन्हें कभी महत्वपूर्ण समझा जाएगा और उनका सम्मान किया जाएगा? लिन फैंग की बातों ने नानगोन लिंग को संप्रदाय के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। सच में प्रतिभाशाली शिष्यों ने भी शुरुआत में बुनियादी बातों से ही शिक्षा ली थी, लेकिन संप्रदाय ने उन्हें तभी पहचाना जब उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया, जब वे सबसे अलग दिखे। उनमें से कुछ को शुरुआत में इतना कमजोर समझा जाता था कि उन्हें लिन फैंग की तरह ही निशाना बनाया जाता था, और जब वे मजबूत हो जाते थे तब भी उनसे नफरत करने वाले उन्हें निशाना बनाते रहते थे। नियम तोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को एक ही दंड दिया जाता है, चाहे वह साधारण शिष्य हो, विशिष्ट शिष्य हो या कोई वरिष्ठ शिष्य ही क्यों न हो। सद्भाव से रहने और साथ मिलकर प्रगति करने का यही एकमात्र तरीका है। ऐसे कई मामले होंगे जहां वरिष्ठ शिष्यों ने मनमाने ढंग से शिष्यों को मार डाला होगा। यदि नियम तोड़ा जाता है तो उल्लंघनकर्ता को, चाहे वह कोई भी हो, दंडित किया जाना चाहिए। शिष्यों और वरिष्ठों को एक ही तरह से दंडित किया जाना चाहिए। दोषी चाहे कोई भी हो, उसे दंडित किया जाना चाहिए। नानगोन लिंग असमंजस में दिख रही थी। वाकई 9 बादलों के महाद्वीप में शक्तिशाली साधकों को भी नियमों का पालन करना पड़ता था, चाहे उनका दर्जा या शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो। यूनहाई संप्रदाय में यह नियम क्यों लागू नहीं होता था? नानगोन लिंग को एहसास हुआ कि उसने बहुत सारी गलतियां की हैं। संप्रदाय के बाहर सबके लिए नियम थे, लेकिन यूनहाई संप्रदाय का क्या? अगर इसमें बदलाव नहीं हुआ तो वही होगा जो लिन फैन के साथ हुआ था। कुछ साधक ऐसे थे जिन्हें कमजोर अवस्था में सम्मान नहीं मिला, जबकि वास्तव में उनमें असीम क्षमता थी। एक बार जब वे शक्तिशाली हो गए तो वे संप्रदाय का सम्मान कैसे करेंगे, जबकि पहले उन्हें सम्मान नहीं मिला था? वह व्यक्ति सचमुच एक प्रतिभाशाली है। वह बेहद दिलचस्प और बुद्धिमान है। उसके पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है। नानगोन लिंग ने लिन फैंग को देखते हुए मन ही मन सोचा और फिर अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, लिन फैंग, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया और समझाया है। अगर कभी तुम यूनहाई संप्रदाय के नेताओं में से एक बनो तो यह संप्रदाय निश्चित रूप से समृद्धि और गौरव के युग में प्रवेश करेगा। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि तुम यही रहोगे। क्या लिन फैंग कभी नेताओं में से एक बनेगा? सभी लोग हैरान थे। क्या नानगोन लिंग के शब्दों में कोई छिपा हुआ अर्थ था जिसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते थे? लिन फैंग ने सिर हिलाया। उसे इन सब बातों की परवाह नहीं थी। वह बस सबको उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहता था। उसमें कुछ क्षमता थी और वह बहुत कुछ समझ सकता था, लेकिन शायद एक अच्छा नेता बनने के लिए सिर्फ यही काफी नहीं था। कुलपति, मुझे संप्रदाय छोड़ने का मन नहीं है। मैं बस सबको ये समझाना चाहता हूं कि वे कितने अज्ञानी और क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। मैं यहां रहने का एक कारण भी चाहता हूं। लिन फैंग के शब्द पहले की तरह ठंडे और तीखे नहीं थे। यहां तक कि नानगोन लिंग, मोशी और लू युआन भी उस क्षण शांत महसूस कर रहे थे। भले ही वह यूनहाई संप्रदाय में रहे, लिन फैंग भविष्य में स्वयं को संप्रदाय के प्रति समर्पित नहीं करेगा। हालांकि आज नानगोन लिंग द्वारा उठाए गए कदमों के लिए वह उसकी प्रशंसा करता था और उसका बहुत सम्मान करता था। इसके अलावा यूनहाई संप्रदाय छोड़ना आवश्यक नहीं था। उसे बस नानगोन लिंग के रुकने का एक कारण चाहिए था। लिन फैंग, मैं दूसरों को तुम्हें फिर से धमकाने और परेशान करने से रोकूंगा। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं और भी अधिक प्रयास करूंगा ताकि वे तुम्हें जान से मारने की कोशिश न करें या तुम्हारे खिलाफ झूठे आरोप न लगाएं। नानगोन लिंग ने वादा किया। ये तो भविष्य के लिए है। पहले जो हुआ उसका क्या? उन सभी लोगों का क्या जिन्होंने मुझे धमकाया और परेशान किया? लिन फैंग ने कहा, क्या ये सचमुच न्याय था? मेरी बातों में कोई कसर नहीं थी। मैं लू युआन की साधना शक्ति को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा और वह अब एल्डर नहीं रहेगा। उसे संप्रदाय से भी निष्कासित कर दिया जाएगा। नानगोन लिंग के शब्द तीखे और मार्मिक थे। सभी लोग चकित रह गए। नानगोन लिंग लिन फैंग के कारण एक वरिष्ठ साधक की साधना को पंगु बनाने जा रही थी। ये संप्रदाय के सभी लोगों के लिए एक स्पष्ट चेतावनी थी कि परिस्थितियां बदल रही हैं। कुलपति, कृपया मुझे क्षमा करें। नानगोन लिंग के शब्द सुनकर लू युआन का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी साधना शक्ति को नष्ट करना और उसे संप्रदाय से निष्कासित करना उसे एक सामान्य व्यक्ति से भी अधिक कमजोर बना देगा। वह कैसे जीवित रहेगा? उसके पास जीने का कोई कारण नहीं बचेगा। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं, नानगोन लिंग ने दृढ़ता से कहा। लिन फैंग को मन की शांति तभी मिल सकती थी जब लू युआन की साधना शक्ति पूरी तरह नष्ट हो जाए। वेनरेन, मुझे बचाओ। लू युआन जानता था कि नानगोन लिंग अपनी बात वापस नहीं लेगा। वह नानगोन लिंग को अपना मन बदलने के लिए मना नहीं सका, इसलिए उसने वेनरेन यान को ये शब्द चिल्लाकर कहे। लेकिन उस समय वेनरेन यान लिन फैंग से निपटने का रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वह लू युआन की परवाह कैसे कर सकता था? उसने ठंडेपन से लू युआन की ओर देखा और फिर उसे अनदेखा कर दिया, जिससे लू युआन को लगा जैसे उसके साथ विश्वासघात हुआ हो। निर्दयी और अन्यायपूर्ण, लू युआन ने सोचा। लू युआन लिन फैंग का मतलब समझ गया था। वेनरेन यान को अपने सिवा किसी की परवाह नहीं थी और वह अतीत के रिश्तों की परवाह करने वाला व्यक्ति नहीं था। लू युआन अब समझ गया था कि वेनरेन यान का साथ देना व्यर्थ था, लेकिन उसने लिन फैंग को बहुत तकलीफ दी थी और अब पछताने का कोई समय नहीं था। लिन फैंग, क्या अब तुम संतुष्ट हो? नानगोन लिंग ने पूछा। लिन फैंग ने शांत चेहरे से नानगोन लिंग की ओर देखा और अपना सिर हिलाया। कुलपति, ऐसा लगता है कि आप किसी को बार बार भूल जाते हैं। नानगोन लिंग ने लिन फैंग को देखते हुए व्यंग्यात्मक मुस्कान दी।
ये लड़का वाकई बहुत जिद्दी है। जो कुछ उन्होंने सुना उससे सब लोग स्तब्ध रह गए और फिर सबने मोशी की ओर देखा। वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि लिन फैंग का मतलब था कि अगला दंड मोशी को मिलना चाहिए। अगर मोशी नहीं तो और कौन हो सकता है। लेकिन कई लोगों को लगा था कि नानगोनलिंग द्वारा उसकी ओर से की गई कार्रवाई से ही लिन फैंग संतुष्ट हो जाएगा। नानगोनलिंग ने उससे पूछा था कि क्या इसे पर्याप्त माना जा सकता है, जो इस बात का संकेत था कि उसे पूरी समस्या को हल मान लेना चाहिए। आखिरकार मोशी संप्रदाय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मोशी न केवल अत्यंत उच्च कोटि के एक वरिष्ठ भिक्षु थे, बल्कि उनके पिता भी एक महान वरिष्ठ भिक्षु थे। संप्रदाय में उनका बहुत प्रभाव और शक्ति थी। यदि नानगोनलिंग मोशी को दंडित करते तो वे अप्रत्यक्ष रूप से उनके पिता को भी दंडित कर रहे होते। नानगोनलिंग एक अत्यंत नाजुक स्थिति में थे, लेकिन लिन फैंग के लिए कोई समझौता नहीं था। उसके शब्द तलवार की तरह थे, मानो मोशी का सिर कलम करने को तैयार हो। मोशी ने लिन फैंग को निर्मम निगाहों से देखा, जिनमें जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। इस नौजवान को सत्ता और रुतबे का कुछ भी ज्ञान नहीं था। क्या उसे लगता था कि सिर्फ अपनी प्रतिभा के दम पर वह मोशी को मुसीबत में डाल सकता है? यह तो सरासर बेतुका है, मोशी ने दृढ़ता से कहा। कुलपति दुआन तियानलैंग और अन्य लोग हमारी विशिष्ट शिष्य परीक्षा देखने आए हैं। हमें बिना देरी किए आगे बढ़ना चाहिए। मो कांगलैन वहीं बैठे बैठे आखिरकार चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक झलक रही थी। वे घटनाक्रम पर चुप रहे क्योंकि स्थिति अभी भी उनके लिए स्पष्ट नहीं थी। क्या रक्षक बेई ने मोशी को जान से मारने की कोशिश की थी? क्या वे क्रोधित थे? युन हाई संप्रदाय में इतने साल बिताने के बाद रक्षक बेई ने इस शिष्य की वजह से मो कांगलैन के बेटे को जान से मारने की कोशिश की थी। क्या ऐसा हो सकता है कि नानगोनलिंग सिर्फ उस युवा शिष्य की वजह से मोशी को घुटने टेककर सबके सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए कह रहा हो? जब नानगोनलिंग ने मो कांगलैन की बात सुनी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। अगर मो कांगलैन वहां न होती तो शायद नानगोनलिंग मोशी को सजा दे देता, लेकिन नानगोनलिंग तो मो कांगलैन के बाद यूनहाई संप्रदाय में शामिल हुआ था। मो कांगलैन यूनहाई संप्रदाय का एक वरिष्ठ सदस्य था। नानगोनलिंग मोशी को दंडित करके लिन फैंग को संतुष्ट कर सकता था, लेकिन वह मो कांगलैन के मामले में दखल देने की हिम्मत नहीं करता। नानगोनलिंग दुविधा में था। एक मुखिया होने के नाते उन्हें वास्तव में सोच समझकर स्थिति का सही विश्लेषण करना था। वे एक मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। लिन फैंग, चलो एलीट शिष्य परीक्षा जारी रखते हैं, उस समस्या पर बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? जब लिन फैंग ने नानगोनलिंग की बात सुनी तो उसे स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि उसका दर्जा अभी भी उतना ऊंचा नहीं है। एक कुलीन गुरु जिसका पिता एक महान गुरु हो, वह एक कनिष्ठ शिष्य से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, भले ही वह असाधारण प्रतिभा का धनी हो। लेकिन मोशी को लिन फैंग के साथ जो कुछ भी किया था उसके लिए उसे दंडित किया जाना चाहिए। क्या लिन फैंग को अपनी कमजोरी के कारण अब भी अपमान सहना पड़ेगा और लगातार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ेगा? अगर मोशी को सजा नहीं मिलती तो वह लिन फैंग को अपमानित करना और धमकाना जारी रखता या उसे जान से मारने की कोशिश भी करता, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता की वजह से नानगोनलिंग कभी उसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा। लिन फैंग ने अपना सिर हिलाया। वह पहले से कहीं अधिक दृढ़ निश्चय दिख रहा था। भले ही वह कमजोर था, फिर भी वह एक इंसान और संप्रदाय का शिष्य था। वह भी दूसरों की तरह सम्मान और गरिमा का हकदार था। मोशी निश्चित रूप से लिन फैंग को मारना चाहता था और उसने पहले भी कई बार उसे मारने की कोशिश की थी। अगर नानगोनलिंग लिन फैंग की इच्छा पूरी करने की कोशिश नहीं करता तो मोशी और संप्रदाय के अन्य उच्च पदस्थ लोगों द्वारा लिन फैंग को लगातार प्रताड़ित किया जाता। मोशी यही सोचता रहता कि वह बिना किसी परिणाम की परवाह किए कुछ भी कर सकता है। कुलपति, मैं समझता हूं कि संप्रदाय में मोशी का दर्जा ऊंचा है और उनके पिता का दर्जा तो और भी ऊंचा और महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि वे मुझे धमकाना और परेशान करना जारी रख सकते हैं? अगर मुझे लगातार खतरे में रहना है तो मैं यूनहाई संप्रदाय में क्यों रहूं? लिन फैंग इस बात पर बेहद अडिग था। मोशी को उसके कृत्यों के लिए दंडित किया जाना ही था। लिन फैंग को इसके अलावा कोई और विकल्प मंजूर नहीं था। तूफानी घाटी का वातावरण एकदम शांत था। हर कोई उत्सुकता से घटित हो रही घटनाओं को देख रहा था। लिन फैंग हो या कुलीन एल्डर मोशी, हर कोई यह जानना चाहता था कि नानगोनलिंग किसे चुनने की योजना बना रही है। कितना जिद्दी है। कई लोग मन ही मन व्यंग्य भरी मुस्कान लिए हुए थे। लिन फैंग इतना दृढ़ और संकल्पित था कि नानगोनलिंग को वहीं तुरंत फैसला लेना पड़ा। कितना जिद्दी है, यह मजाकिय है। वातावरण में एक अत्यंत तीव्र आवाज गूंज उठी। यह एक विशिष्ट शिष्य की आवाज थी जो वर्तमान घटनाक्रम में उपस्थित था। वह वास्तव में उच्च श्रेणी का विशिष्ट शिष्य था और शक्तिक्रम में 21वें स्थान पर था। यह सब सरासर बकवास है, लिन फैंग। एल्डर मोशी का संप्रदाय में बहुत सम्मान है और वे बेहद शक्तिशाली हैं। तुम क्या कर सकते हो? मोशी ने एक साधारण शिष्य को अपमानित किया और उस पर जुर्म का आरोप लगाया, तो क्या हुआ? फिर भी तुम गंदी बातें करने की हिम्मत कर रहे हो। मुझे तुम्हारे साथ एक ही संप्रदाय का सदस्य होने पर शर्म आ रही है। मैं खुद को नीचा और अपमानित महसूस कर रहा हूँ। उस युवक का लहजा एकदम ठंडा था और उसने ये कहने की हिम्मत की कि लिन फैंग की बातें बकवास थीं। जब मोशी ने उस शिष्य को बोलते सुना तो उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उन्होंने उस शिष्य को स्वीकृति भरी नजरों से देखा। लेइबो, इस बदतमीज छोटे बच्चे के बराबर खुद को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। कुलपति एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। मुझे पता है कि उनका निर्णय निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा। महापुरुष, मैं भली भांति जानता हूं कि कुलपति एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं, लेकिन वह छोटा बदमाश जो खुद को विलक्षण प्रतिभा का धनी समझता है, हद से ज्यादा अभिमानी है। अगर कुलीन शिष्य परीक्षा के दौरान मेरा उससे सामना हुआ तो मैं उसे निश्चित रूप से मार डालूंगा। लेइबो ने मोशी से कहा। दोनों ने कहा कि नानगोनलिंग का उसकी चापलूसी करना बुद्धिमानी है। अगर नानगोनलिंग मोशी को दंडित करता है तो जाहिर है यह एक मूर्खतापूर्ण कार्य होगा।
मैंने देखा है कि मोशी ने कई आवारा कुत्तों को पाला है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इतने सारे लोग उनका सम्मान करते हैं और वे संप्रदाय के इतने सारे शिष्यों की हत्या करने की अनुमति देते हैं। लिन फैंग के शब्द बेहद तीखे थे। वह मोशी को उपहास भरी निगाहों से देख रहा था। लेईबो मोशी की रक्षा करना चाहता था और अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही थी। कितनी गंदी जबान है। मोशी ने लिन फैंग को कोसते हुए लेईबो की ओर देखा और यह जताते हुए खुशी जताई कि उसे उसकी मदद मिल गई है। कुलपति महोदय, मैं लेईबो एक खुले विचारों वाला और दयालु व्यक्ति हूँ, लेकिन लिन फैंग ने मेरा अपमान किया है। उसने मुझे आवारा कुत्ता कहा। वह एक जानवर है। मैं उसे जीवन मृत्यु के अखाड़े में युद्ध के लिए चुनौती देना चाहता हूँ। आशा है कि कुलपति महोदय को कोई आपत्ति नहीं होगी। लेईबो क्रोधित हो गया और उसने लिन फैंग को चुनौती देने के लिए नानगोंगलिंग से अनुमति मांगी। नानगोंगलिंग ने भौहें चढ़ाईं। लेईबो 21वें स्थान पर था और वह पहले ही तीसरे लिंगची स्तर को पार कर चुका था। वह कुलीन शिष्यों में अत्यंत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि दूसरे लिंगची स्तर का साधक भी उससे मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि लिन फैंग तलवारबाजी में अत्यंत निपुण था, फिर भी दोनों के बीच साधना का अंतर बहुत बड़ा था। केवल पहले लिंगची स्तर के साथ लिन फैंग के लिए उससे लड़ना बहुत खतरनाक होता। जब नानगोंगलिंग मना करने ही वाली थी तभी लिन फैंग बोलने लगा। कुलपति जी, मैं खुले विचारों वाला और दयालु व्यक्ति हूँ, लेकिन मोशी ने मेरा अपमान किया और मुझे परेशान किया। फिर उसका ये छोटा आवारा कुत्ता मेरी जबान गंदी होने की बात कहने की हिम्मत करता है। उसे मुझसे लड़ने के लिए कुलपति जी से अनुमति लेने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सीधे लड़ते हैं। लिन फैंग ने अपना सिर उठाया और नानगोंगलिंग को उदासीनता से देखा। लिन फैंग के शब्दों में इतना आत्मविश्वास था कि नानगोंगलिंग के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि लिन फैंग ने अपनी असली ताकत छिपा रखी हो? जब नानगोंगलिंग को लगा कि लिन फैंग ने अपनी असली ताकत छिपा रखी है, तो वह उसे देखने के लिए बहुत उत्सुक हो गया और खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैं तुम्हें युद्ध करने की अनुमति देता हूँ। धन्यवाद कुलपति, लेईबो ने नानगोंगलिंग की ओर देखते हुए कहा, जो वास्तव में बहुत उत्साहित लग रही थी। फिर वह केंद्रीय युद्ध मंच की ओर बढ़ा और उस पर चढ़ गया। अब उसका सामना लिन फैंग से था। ये लड़ाई जीवन और मृत्यु की लड़ाई है। हम दोनों को अपनी जान दांव पर लगानी होगी। कुलपति ने स्वयं कहा है। लिन फैंग, आज सब लोग तुम्हें कुत्ते की तरह मरते हुए देखेंगे। लेईबो ने ये शब्द आक्रामक लहजे में कहे, मानो उसे डर हो कि नानगोंगलिंग जीवन मरण के युद्धों के बारे में अपने वचन से मुकर जाएगा। लिन फैंग के पहले के शब्द बहुत आक्रामक थे। मोशी इस बेहद शर्मनाक और असहज स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा था। अगर लेईबो लिन फैंग को मार देता तो मोशी उसे अपना निजी शिष्य बना लेता और उसकी साधना में सुधार करने में मदद करता। आप बहुत आत्मविश्वासी हैं। बिल्कुल, तुम अभी अभी एक कुलीन शिष्य बने हो। तुम तो बस एक नासमझ बच्चे हो। तुम्हारे पास स्वाभाविक प्रतिभा और अपार क्षमता हो सकती है, लेकिन मेरे सामने, जो तीसरे लिंगची स्तर का साधक हूं, तुम बहुत कमजोर हो। तुम्हें मारने के लिए मुझे अपनी आत्मा को भी मुक्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब लेईबो ने बोलना समाप्त किया तो उनके शरीर से एक प्रबल ऊर्जा निकली। यह इतनी शक्तिशाली थी कि श्रोता भी इसके निकलने से उत्पन्न दबाव को महसूस कर सकते थे। उनके शरीर से हवा में चिंगारियां निकलने लगी और यहां तक कि उनके पास आने वाली धूल भी फट गई। उनके हिलने डुलने से उनके शरीर से गरजने जैसी आवाज निकली। पहले और तीसरे लिंगची स्तर के साधक के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कहीं अधिक शक्तिशाली साधक का मुकाबला नहीं कर सकता था। भले ही लिन फैंग ने तलवारबाजी में महारत हासिल कर ली हो, फिर भी उसके लिए जीतना असंभव था। मैं आपको बता सकता हूं, मेरी आत्मा गर्जन की आत्मा है। मैं स्वयं बिजली के समान शक्तिशाली हूं। मेरे हमले अत्यंत शक्तिशाली और तीव्र होते हैं, लेकिन आपको मेरी आत्मा को मुक्त होते देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होगा। लेईबो ने अपना दाहिना हाथ हवा में उठाया। उससे एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी निकलने लगी। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी अत्यंत शक्तिशाली चीज का इस्तेमाल कर रहा हो। थंडर स्पिरिट के धारक अत्यंत शक्तिशाली आक्रमण कर सकते थे। इसके अलावा उनका प्रत्येक आक्रमण अविश्वसनीय रूप से तीव्र और कुशल होता था। लेईबो ने अभी तक लिंगची की तीसरी परत भी पार नहीं की थी और उसका नाम पहले ही कुलीन शिष्यों की रैंकिंग में दर्ज हो चुका था। वह 21वें स्थान पर था, लेकिन जल्द ही 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। विनाश के 8 प्रहार। लिन फैंग को लेईबो से और बात करने का मन नहीं था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लेईबो की ओर 6 जोरदार वार किए। हम्फ, लेईबो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग के 6 वार जैसे ही वे उसके वज्रपात से टकराए, पलक झपकते ही बिखर गए। बल। लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और तलवार की एक अत्यंत शक्तिशाली शक्ति पूरे वातावरण में फैलने लगी। वातावरण तलवार की ऊर्जा और शक्ति से पूरी तरह से भर गया। उसने अपना हाथ फिर से आगे बढ़ाया और 6 और वार हुए जो लेईबो की ओर बढ़े। लेकिन लिन फैंग को अच्छी तरह पता था कि इन हमलों का लेईबो पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वह अचानक अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ा और एक सीटी जैसी आवाज हवा में फैल गई। पूरा वातावरण तलवार की ऊर्जा और शक्ति से भर गया, मानो पूरे अखाड़े में केवल उसकी तलवार ही मायने रखती हो। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि तलवार की शक्ति आसपास की ऊर्जा को सोखते हुए लगातार बढ़ती जा रही थी। तलवार की शक्ति उन 5 श्रेष्ठ शिष्यों को मारने के लिए इस्तेमाल की गई शक्ति से भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। एक असहनीय बल लेईबो के शरीर को जकड़ने लगा। लेईबो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका गला घोंटा जा रहा हो और वह मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसे इतना दर्द हो रहा था मानो दबाव से उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। द्वितीय लिंगची परत। लेईबो अचंभित रह गया और फिर चिल्लाया, तुम पहले लिंगची स्तर पर नहीं हो, तुम दूसरे लिंगची स्तर पर हो। पूरा जनसमूह स्तब्ध रह गया। लिन फैंग ने एक बार फिर अपनी असली ताकत छिपा ली थी। कितनी भयानक शक्ति! कुछ समय पहले तक लिन फैंग को लगभग कोई नहीं जानता था।
बहुत कम समय में लिन फैंग ने बार बार अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया और अब वह सबकी निगाहों का केंद्र बन गया था। अब अपनी शक्ति पर महारत और दूसरे लिंग ची स्तर की सामर्थ्य के बल पर वह निश्चित रूप से तीसरे लिंग ची स्तर के साधक से मुकाबला करने में सक्षम था। इसीलिए उसने बिना किसी संकोच के लेईबो से लड़ने के लिए हामी भर दी थी। वह युवक सचमुच एक प्रतिभाशाली है और जिस गति से वह सीखता है और कौशल में महारत हासिल करता है। उद्धरण चिन्ह। नानगोंग लिंग को ऐसा लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। उसे अभी भी लिन फैंग से पहली मुलाकात याद थी। लिन फैंग तब ची स्तर पर था। वह बहुत कमजोर था। उन दिनों तो हाओ युए संप्रदाय का लिन कियान भी उसे आसानी से हरा देता था। इतने कम समय में वह इतना शक्तिशाली हो गया था। लिन फैंग ने लिंग ची स्तर को पार कर लिया था और 5 उच्च श्रेणी के शिष्यों को मार गिराया था। इस समय वह तीसरे लिंग ची स्तर के एक साधक से लड़ रहा था और ऐसा लग रहा था कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर भारी बढ़त बनाए हुए है। तुम सिर्फ बकवास करते हो। तुम मेरे प्रतिद्वंदी बनने के लायक नहीं हो। तुम बहुत कमजोर हो। लिन फैंग इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि मानो गायब ही हो गया हो। उसकी तलवार ने लेईबो के कपड़ों को चीर दिया और लेईबो को असहनीय दर्द हुआ, मानो उसका मांस टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। तलवार की ताकत भयानक थी। लेईबो ने पहली बार इतनी ताकत महसूस की थी। वह बुरी तरह डर गया था। मर जा, लेईबो चिल्लाया। वातावरण में लगातार गर्जनाएं गूंजने लगी और तलवार की ऊर्जा से टकराते ही चिंगारियां निकलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो लेईबो के शरीर से एक भयानक तूफान निकल रहा हो। लिन फैंग ने अपनी हथेली आगे बढ़ाई। विनाश के 8 प्रहार। लिन फैंग की हथेली से एक भयंकर हमला हुआ। उसके प्रहार इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने आकाश को भी अपने वश में कर लिया और पूरे अखाड़े को एक प्रभुत्वशाली शक्ति से भर दिया। दिव्य गर्जना। लेईबो ने जोर से दहाड़ा और अचानक उसके हाथ से एक बेहद शक्तिशाली गर्जना निकली और वातावरण को तहस नहस कर दिया। इतनी जबरदस्त शक्ति देखकर सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। ऐसा लग रहा था मानो उस बिजली में समाये घातक शक्ति अनंत हो। पलक झपकते ही वह बिजली लिन फैंग के 8 वारों के सामने थमसी गई। तलवार म्यान से बाहर निकालना। लिन फैंग के वार अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे और उनकी तलवार पहले से ही असीमित तलवार शक्ति से भरी हुई थी। तलवार को म्यान से बाहर निकालना एक ऐसी कला थी जिसमें अत्यधिक गति की आवश्यकता होती थी। जितनी तेजी से ये किया जाता, इसकी शक्ति उतनी ही अधिक विस्फोटक होती थी। ये वास्तव में एक भयानक हमला था। लिन फैंग की तलवार की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, जो वायुमंडल को भेदते हुए अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म कर देती थी। क्रोध का दिव्य गर्जन। लेईबो ने अत्यंत जोर से चिल्लाया और ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर आंधी में तब्दील हो गया हो। उसने अपने दोनों हाथ उठाकर आंधी की सारी शक्ति से वायुमंडल पर प्रहार करने की कोशिश की। बूम! बिजली की गड़गड़ाहट तलवार की ऊर्जा और तलवार की शक्ति से टकराए। एक चकाचौंध भरी रोशनी ने पूरी भीड़ को अंधा कर दिया और टकराव से भयंकर गर्मी फैल गई। झटके की शक्ति इतनी प्रबल थी कि शिष्यों की त्वचा में जलन होने लगी और वे अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहे थे। लेईबो को अपने शरीर में असहनीय और तीव्र दर्द महसूस हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली हो सकता है। जिस बात ने उसे भयभीत किया वह ये थी कि उसके प्रत्येक वार में निहित तलवार की शक्ति हर बार और अधिक मजबूत होती जा रही थी। वह तलवार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी। वह शक्ति कमजोर होने के बजाय और भी बढ़ती जा रही थी, जिससे लेईबो को ऐसा लग रहा था मानो वह उस शक्ति के भार के नीचे दबकर गिर पड़ेगा।